एनीमे की स्टार्टिंग में हम अपने मेन कैरेक्टर लिएम को देखते हैं, जो कि एक रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड और फादर होता है। वो अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करता है और उन्हें खुश रखने के लिए वो अपने ड्रीम्स को भी सेक्रीफाइस कर देता है। उसकी बेटी का नाम कानेमी होता है और अपनी फैमिली से बहुत ही प्यार करता है। एक दिन ऑफिस में लिएम का बॉस उस पर गुस्सा कर रहा होता है, जबकि लिएम ने कुछ भी गलत नहीं किया होता है, पर फिर भी लिएम सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता है और ऑफिस से जब घर जाकर वो अपनी फैमिली को देखता है तो वो बहुत ही खुश हो जाता है। फिर एक दिन लिएम अपनी वाइफ मिका को एक दूसरे आदमी के साथ कैफे में बात करते हुए देखता है। वो सोचने लगता है कि आज तो उसकी वाइफ को कानेमी के स्कूल में होना चाहिए, क्योंकि आज कानेमी के स्कूल में स्पोर्ट डे है। लेकिन लिएम उसको इग्नोर करके ऑफिस चला जाता है, जहां ऑफिस में भी लिएम मिका के बारे में ही सोच रहा होता है और उसके बाद वो शाम को घर आता है। लिएम मिका और कानेमी से आज के दिन के बारे में पूछता है, तुम्हारा स्पोर्ट डे कैसा गया? जिस पर मिका और कानेमी दोनों एक दूसरे को बचाने के लिए लिएम से झूठ बोल देते हैं और लिएम को लग रहा होता है कि शायद से वो गलत सोच रहा था। लिएम अगले दिन ऑफिस में सोच रहा होता है कि मुझे अपनी वाइफ पर शक नहीं करना चाहिए, वो मुझे धोखा नहीं दे सकती। फिर लिएम दोबारा से उस कैफे के पास जाता है और उसको मिका और कानेमी दोनों वहाँ पर दिखाई देते हैं। मिका फोन पर उस आदमी से बात कर रही होती है जिससे कि वो कैफे में मिली थी और लिएम पेड़ के पीछे छुपकर उनकी बातें सुन रहा होता है। कानेमी अपनी मॉम से कहती है कि हमें जल्दी से जाकर डैड से मिलना चाहिए। ये सुनने के बाद लिएम बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है कि भला कानेमी किस डैड की बात कर रही है। तभी वो कानेमी और मिका को उस आदमी के साथ देखता है जिसके साथ मिका कैफे में बात कर रही होती है। वो तीनों आपस में बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और उन्हें देखकर लग रहा होता है कि शायद से वो तीनों एक फैमिली है। ये सब देखकर लिएम को बहुत ही ज्यादा बुरा फील हो रहा होता है, लेकिन उसको अब भी लग रहा होता है कि उसकी वाइफ उसको चीट नहीं कर रही। लिएम ऑफिस में काम कर रहा होता है और तभी मिका का फोन आता है। वो लिएम को बताती है कि कानेमी इस समय हॉस्पिटल में है, उसका एक्सीडेंट हो गया है। और ये सुनने के बाद लिएम सीधा हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उन दोनों से कहते हैं कि कानेमी को जल्दी से ओ पॉजिटिव ब्लड की जरूरत है। पर लिएम का ब्लड ओ पॉजिटिव नहीं होता है और मिका जाकर अपना ब्लड देती है। और लिएम ये सुनकर बहुत ही हैरान था कि उसकी बेटी का ब्लड उससे मैच क्यों नहीं हुआ। फिर वो रिपोर्ट्स चेक करता है और उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि मेरी बेटी का ब्लड ओ पॉजिटिव कैसे है, जबकि मेरा ब्लड ग्रुप तो ए पॉजिटिव है। साइंटिफिक ये पॉसिबल नहीं है कि मेरे चाइल्ड का ब्लड ग्रुप मुझसे डिफरेंट हो सके। पर जाने से पहले वो मिका से इस बारे में पूछता है और मिका लिएम को सच बता देती है कि कानेमी असल में उसकी बेटी नहीं है। जो सुनकर लिएम को बहुत ही हैरानी होती है। वो मिका से कहता है कि तुम्हें ये सच कानेमी को बताना होगा। मिका लिएम से कहती है कि तुम कभी फैमिली की केयर नहीं करते हो, तुम बस अपने काम में ही बिजी रहते हो। पर तुम्हारी जॉब ज्यादा अच्छी नहीं है और तुम्हारी लो इनकम से हम कानेमी को अच्छी एजुकेशन और प्रोवाइड नहीं कर सकते। तुमने शादी से पहले मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे खुश रखोगे, लेकिन तुम अपना प्रॉमिस पिछले 10 साल से पूरा नहीं कर पाए। इन 10 सालों में मुझे बस ऐसा फील हुआ कि मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ और इसलिए अब मैं तुम्हें फैमिली का पार्ट नहीं समझती। ये सब सुनने के बाद लिएम को बहुत ही गुस्सा आता है और वो मिका से कहता है कि तुम मुझ पर चीट कर रही हो और मुझे ही ब्लेम करे जा रही हो। मिका लिएम से कहती है कि वो अब कानेमी के साथ यहाँ से जा रही है। फिर लिएम कानेमी को अपने साथ रहने के लिए कहता है, लेकिन कानेमी लिएम को देखकर डरने लगती है और कहती है कि मैं नए डैड के साथ रहना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद लिएम का हार्ट ब्रोक हो जाता है और उसकी पर्सनल लाइफ के साथ साथ उसकी वर्क लाइफ भी खराब हो जाती है। लिएम का बॉस उसको मनी लॉन्ड्री के केस में फंसा देता है और लिएम को याद आता है कि जब वो कानेमी को देखने के लिए हॉस्पिटल गया था, तब जल्दी में वो अपने कंप्यूटर को ऑफ करना भूल गया था और शायद से किसी एम्प्लॉय ने उसके कंप्यूटर से पैसे ट्रांसफर कर लिए होंगे। पर लिएम के पास इस बात का कोई प्रूफ नहीं होता, जिस वजह से उसको कंपनी से निकाल दिया जाता है। लिएम अब कंपनी के पैसे वापस करने के लिए लेबर वर्क कर रहा होता है। उसकी लाइफ इतनी खराब हो चुकी होती है कि डिवोर्स के बाद भी उसको कानेमी की कस्टडी भी नहीं दी गई। इन सब के बाद लिएम वापस से मिचा एनाइम देखने लगता है, जो कि उसको बहुत ही पसंद होता है। लिएम अपनी लाइफ में हार नहीं मानता और सोचता है कि अगर मैं इसी तरह से हार्ड वर्क करता रहूंगा तो शायद से मेरी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी। लेकिन गॉड को कुछ और ही प्लान था। लिएम को बाद में पता चलता है कि उसको ब्लड कैंसर है। उसकी वजह से लिएम की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। लिएम के पास अब इलाज करने के भी पैसे नहीं होते और लिएम ने जीने की उम्मीद भी खो दी होती है। तभी उसके सामने एक लाइट आ जाती है और लिएम को पता चलता है कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उसको फंसाने वाला असल में उसका बॉस होता है। यहाँ तक कि मिका जिस आदमी के साथ अफेयर कर रही थी वो भी लिएम का बॉस ही था और वो दोनों मिलकर लिएम की इस हालत को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। ये सब देखने के बाद लिएम को बहुत ही बुरा फील हो रहा होता है और वो अपने आप से ही कह रहा होता है कि ये सब सच नहीं हो सकता। तभी वहाँ पर एक गाइड आ जाता है और लिएम से कहता है कि ये सब सच है। जो सुनकर लिएम को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं अपना रिवेंज लेना चाहता हूँ। जो सुनकर गाइड हंसने लगता है। वो लिएम से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ क्योंकि तुम मुझे एक अच्छे आदमी लगे। वो लिएम को बताता है कि मैं तुम्हें एक दूसरी लाइफ दे सकता हूँ और तुम अपनी उस लाइफ में क्या बनना चाहते हो। जो सुनकर लिएम कहता है कि मैं अपनी दूसरी लाइफ में एक इविल गॉड बनना चाहता हूँ क्योंकि अच्छा करने के बाद भी मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ। फिर वो गाइड लिएम से पूछते हैं कि तुम भला किस तरह की दुनिया में जाना चाहते हो और लिएम को कुछ ऑप्शन दिखाता है। लिएम उनमें से स्पेस बैटल और मैजिक आर्ट्स वाली दुनिया चाहता है क्योंकि वो बचपन से ही स्पेस एनिमे देखता था। गाइड उसको बताता है कि इस दुनिया में
साइंस के साथ साथ मैजिक भी है और यहाँ पर रॉयल राज भी है, इसलिए मैं तुम्हें रॉयल फैमिली में भेजने वाला हूँ। और ये सुनने के बाद लियम कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता है। गाइड लियम की सोल को उस दुनिया में ट्रांसफर कर देता है और लियम डिसाइड करता है कि इस बार वो अपनी हैप्पीनेस पर फोकस करेगा। उसके बाद हम देखने के लिए दूसरी दुनिया में 5 साल का बच्चा होता है और वो इस दुनिया में एक रॉयल फैमिली के अंदर बोर्न होता है। लियम उस पूरे प्लेनेट को देखने के बाद कहता है कि ये पूरा प्लेनेट असल में मेरे फादर का है और इसका नाम हाइड्रा है। फिर लियम अपने घर पर आता है जहाँ पर सभी उसको बर्थडे विश करते हैं और उसकी मॉम ने लियम के लिए एक बहुत ही बड़ा सा गिफ्ट रेडी करके रखा था। लियम उस गिफ्ट को खोलता है तो उसके अंदर से उसको एक रिमोट मिलता है जो देखकर वो थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर उसकी मॉम उसको बताती कि इस रिमोट का यूज करके तुम खुद के लिए एक एआई रोबोट बनाना चाहते हो। उसके बाद लियम देखता है कि वो खुद से उस रोबोट को कस्टमाइज भी कर सकता है और लियम को समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसको किस तरह का रोबोट बनाना चाहिए, जिस पर उसकी मॉम उससे कहती है कि तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे लिए एक कस्टम मेड रोबोट ऑर्डर कर देंगे। फिर उसके बाद रूम में लियम के फादर आ जाते हैं और वो लियम से कहते हैं कि तुम अब इस जगह के न्यू रूलर बनने वाले हो। भले ही तुम्हारी एज कम है लेकिन मुझे पता है कि तुम अच्छे रूलर बन सकते हो और लियम इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद उसके फादर बटलर को कहकर कॉन्ट्रैक्ट मंगवा लेते हैं और लियम उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता है। फिर उसकी मॉम और डैड भी वहाँ से चले जाते हैं और लियम से कहते हैं कि अब हम यहाँ इस मेंशन में नहीं रहने वाले, हम कैपिटल में जाकर रहेंगे, इसलिए अब से यहाँ पर सब कुछ हैंडल करोगे तुम। अपने पेरेंट्स के जाने के बाद लियम इविल स्माइल करता है और वो सोचता है कि अब मुझे यहाँ पर रोकने वाला कोई भी नहीं है। लियम उस गाइड को मन ही मन थैंक्स कह रहा होता है कि उसने मुझे बहुत ही अच्छी दुनिया में भेज दिया। दूसरी तरफ हम लियम के डेड बॉडी को देखते हैं और यूड इस बात से बहुत ही खुश होता है कि उसने लियम की सोल को यहाँ से भेज दिया। अब वो उसके नेगेटिव इमोशन का यूज कर सकता है। जिसके बाद हम लियम की वाइफ मिका और उसके बॉस को देखते हैं। वो दोनों साथ में डिनर कर रहे होते हैं और लियम का बॉस मिका से कह रहा होता है कि मुझे लियम के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है, जिस पर मिका उससे कहती कि मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता और वैसे भी मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ। वो बॉस से पूछती कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए और बॉस मिका से कहता है कि कुछ दिनों के बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। तभी वहाँ पर ग्यूड आ जाता है और अपने मैजिक का यूज करता है। जिसके बाद वहाँ पर कुछ ऑफिसर्स आ जाते हैं और लियम के बॉस को अरेस्ट करने के लिए आए होते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने लियम को मनी लॉन्ड्री के केस में फंसाया है। लियम का बॉस ऑफिसर को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा होता है पर ऑफिसर उसकी बात नहीं सुनता और उसको अरेस्ट करके वहाँ से लेकर जाने लगता है। मिका उन्हें रोकने की कोशिश कर रही होती है लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता और गाइड मिका से कहता है कि ये सब तुम्हारी कर्मा की वजह से हो रहा है। जो इंसान तुमसे सच में बहुत ही प्यार करता था तुमने उसको धोखा दिया और उसको मार भी चुका। ये सुनने के बाद मिका बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और उसके बाद गाइड वापिस से लियम की डेड बॉडी के पास आता है। वो कहता है कि दूसरी दुनिया में लोगों की लाइफ स्पैन बहुत ही ज्यादा होती है और वहाँ पर भी मुझे तुमसे बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इमोशन मिलने वाले हैं, लेकिन तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। और इतना कहने के बाद गाइड वहाँ से चला जाता है और दूसरी दुनिया के अंदर स्पेस बैटल हो रहा होता है जिसमें कुछ पायरेट्स अपने रोबोट्स का यूज कर रहे होते हैं और उनके रोबोट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन तभी उनके सामने व्हाइट नाइट आ जाता है और वो उन सभी रोबोट्स को खत्म करे जा रहा होता है। उस रोबोट को प्रिंसेस क्रिस्टियाना चला रही होती है और जब पायरेट्स को पता चलता है कि वो प्रिंसेस क्रिस्टियाना को नहीं हरा सकते तो वो अपनी स्पेसशिप को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं पर प्रिंसेस उन्हें भागने नहीं दे रही होती है। दूसरी तरफ लियम का एआई रोबोट आ चुका होता है जो कि एक पैकेज के अंदर होता है और वो एआई रोबोट असल में एक मेड के रूप में होती है जो देख कर लियम बटलर से पूछते कि मैं भला इस मेड को बाहर कैसे निकाल सकता हूँ और बटलर लियम को बताता है कि आपको बस इसको टच करना होगा। लियम अपने हाथों से उस पैकेज को टच करता है और उसके बाद वो पैकेज ओपन हो जाता है और मेड उस पैकेज से बाहर आती है जो देखकर लियम बहुत ही खुश हो जाता है और मेड लियम को देखने के बाद उसको अपना नाम अमागी बताती है और बटलर लियम को आगामी के बारे में बता रहा होता है पर लियम उसकी बात नहीं सुन रहा होता है और वो आगामी को चेक कर रहा होता है। फिर लियम उसको अपने रूम में ले जाती है। इधर बटलर उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो डोर से टकरा जाता है और इधर आगामी लियम को मैसेज दे रही होती है जो देखकर बटलर लियम से कहता है कि आपको पूरी तरीके से रोबोट पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। पर लियम अमागी से पूछते कि तुम मुझे नुकसान पहुंचा सकती हो, जिस पर आगामी मना कर देती है और बताती है कि आप मेरे मास्टर हो इसलिए मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती हूँ। ये सुनने के बाद लियम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बटलर लियम से कहता है कि अंपायर में लोग एआई रोबोट्स को ज्यादा पसंद नहीं करते। लियम बटलर से इसका रीजन पूछता है और बटलर बताता है कि बहुत ही सालों पहले एआई रोबोट ने इस अंपायर पर कब्जा करने की कोशिश की है जिस वजह से ह्यूमंस और रोबोट्स के बीच में बहुत ही बड़ी वॉर हुई है और कुछ रेवोल्यूशन आर्मी की मदद से ह्यूमंस ने इस वॉर को जीत लिया। उसके बाद अंपायर को बनाया गया और लियम बटलर से पूछता है कि भला मेरी मॉम ने मुझे ये एआई रोबोट क्यों नहीं गिफ्ट किया और बटलर लियम से कहता है कि मैं इस बारे में आपको कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। जो
सुनकर लियम बटलर से कहता है कि अब से मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, इसलिए तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा। बटलर लियम को बताता है कि आपकी फैमिली पर बहुत ही सारा कर्जा है। आपके ग्रेट ग्रैंडफादर असल में एक बहुत ही बड़े रूलर थे, लेकिन जब आपके ग्रैंडफादर और फादर ने एम्पायर पर रूल किया तब से इस एम्पायर की हालत बहुत ही खराब हो गई और हमारे ऊपर बहुत ही सारा कर्जा आ गया। ये सुनने के बाद लियम बटलर से कहता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे यहाँ पर कर्जे में फंसा दिया और मुझे छोड़कर चले गए। हम आगे सारी बात सुन रही होती है और बटलर लियम को बताता है कि हम यहाँ पर कुछ भी अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि सबका कंट्रोल हमारे क्रेडिटर्स के पास है। और फिर लियम बाहर एम्पायर की तरफ देखता है और उसको पता चलता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ हम एक बार को देखते हैं जहाँ पर एक आदमी आता है और ओल्ड मैन से कहता है कि इस एम्पायर का नया रूलर असल में 5 साल का बच्चा है। फिर ओल्ड मैन बताता है कि न्यू रूलर आने के बाद बस एम्पायर में टैक्स बढ़ते हैं। और बार में एक लेडी उनसे कहती है कि तुम्हें रूलर के बारे में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। इधर लियम को समझ में आ जाता है कि उसके एम्पायर में कुछ भी काम का नहीं है और वो एम्पायर का कर्जा भी नहीं भर सकता। लियम को फील हो रहा होता है कि इस दुनिया में भी उसके साथ स्कैम हुआ है और इस बार स्कैम करने वाले उसके पेरेंट्स थे। फिर लियम अपनी पास्ट लाइफ को याद करता है जहाँ पर उसकी वाइफ ने उसको धोखा दिया था। आगामी की तरफ देखता है वो अमागी से कहता है कि तुम्हें भी एम्पायर के लोग पसंद नहीं करते हैं और तुम्हारी सिचुएशन मेरी तरह ही सेम है, इसलिए हम दोनों को पार्टनर बन जाना चाहिए और साथ में मिलकर काम करना चाहिए। बटलर लियम को ऐसा करने से मना कर रहा होता है पर लियम उसकी बात नहीं सुनता और लियम अमागी से कहता है कि मुझे एम्पायर का कर्जा पूरा करना है और आगामी लियम से कहती कि मैं आपका पूरा साथ दूंगी। लियम अमागी को 3 ऑर्डर्स देता है, तुम इस एम्पायर को रूल करने में मेरी मदद करोगी और मुझे प्रोटेक्ट करने के साथ साथ तुम अपना भी ध्यान रखोगी। अमागी लियम की ऑर्डर्स को मान लेती है। फिर लियम उससे कहता है कि मुझे नहीं पता है कि एम्पायर पर रूल कैसे करते हैं। जो सुनकर अमागी उससे कहती कि आप टाइम कैप्सूल का यूज कर सकते हो जिससे आपको कम समय में बहुत ही सारी एजुकेशन मिल सकता है। बटलर लियम को मना कर रहा होता है और वो कहता है कि एआई रोबोट्स एम्पायर को रूल नहीं कर सकती और एम्पायर में अगर ये बात लोगों को पता चल गया तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। पर लियम बटलर की बात नहीं सुनता और उससे कहता है कि एम्पायर के लॉस में लिखा गया है कि हम एआई की मदद ले सकते हैं। उसके बाद लियम और आगामी दोनों वहाँ से चले जाते हैं और लियम टाइम कैप्सूल के अंदर जाने वाला होता है। वो अमागी से पूछते हैं कि मुझे कितने टाइम में मदद मिल सकती है और आगामी बताती है कि अगर आप इस टाइम कैप्सूल के अंदर 6 मंथ रहते हो तो आपको 10 ईयर की एजुकेशन मिल सकती है। फिर लियम टाइम कैप्सूल के अंदर चला जाता है। वो अमागी से पूछते हैं ये तुम्हारे अंदर इमोशन है? फिर अमागी बताती कि मैं ह्यूमन इमोशन को रीड कर सकती हूँ पर मेरे अंदर इमोशंस नहीं है, लेकिन जब आपने मुझे अपना पार्टनर बनने के लिए कहा तब मेरा सिस्टम ओवरलोड हो गया। और उसके बाद लियम उस टाइम कैप्सूल में सो जाता है और अमागी लियम से कहती कि मैं आपका वेट करूंगी। 2 साल के बाद लियम टाइम कैप्सूल से बाहर आता है और अपनी बॉडी को चेक करने लगता है, लेकिन उसको ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा होता है। फिर आगामी लियम को बताती कि आप थोड़े बड़े हो चुके हो लेकिन टाइम के साथ साथ और ज्यादा ग्रो करोगे। ये सुनने के बाद लियम बहुत ही खुश हो जाता है। फिर अमागी लियम को एम्पायर के डेवलपमेंट और बाकी सभी फाइनेंशियल रिलेटेड रिपोर्ट्स दिखाती है जो देखकर लियम बहुत ही खुश हो जाता है। फिर वो एम्पायर में हुए डेवलपमेंट को देखने के लिए जाता है। उन सभी ने स्पेसशिप बना ली थी और लियम उन स्पेसशिप को देखने लगता है और फिर लियम को वहाँ पर एक मेजा रोबोट दिखाई देता है। लियम उस रोबोट को चलाने के बारे में सोचता है और अमागी लियम से कहती कि आप इसको चला सकते हो। फिर लियम एक रोबोट के अंदर बैठ जाता है और अमागी लियम को बताती कि आपको इसको चलाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि इसमें सब कुछ ऑटोमेटिक है, आप इसको अपने माइंड से कंट्रोल कर सकते हो। फिर लियम उस रोबोट को चलाने की कोशिश करता है और आसानी से रोबोट को चला पा रहा होता है। लियम रोबोट को लेकर बाहर आ जाता है। फिर अमागी से कहता है कि मुझे फाइट करने का मन कर रहा है। अमागी लियम की बात को समझ जाती है और उसकी फाइट एक दूसरे रोबोट से करवाती है जिसमें कि सभी सोल्जर्स के कैप्टन बैठे होते हैं। वो दोनों फाइट शुरू करते हैं और लियम की एक ही अटैक में कैप्टन नीचे गिर जाता है, लेकिन लियम को पता चल जाता है कि कैप्टन जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, इसलिए वो कैप्टन से ठीक से फाइट करने के लिए कहता है और कैप्टन लियम की बात मान लेता है। लियम जैसे ही कैप्टन पर अटैक करने के लिए आता है तो कैप्टन उसको पकड़कर नीचे गिरा देता है। फिर आगामी लियम से कहते कि अभी आपको फाइट करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत है। उसके बाद लियम वापिस से अपने मेंशन में आ जाता है जहाँ पर वो बटलर से कहता है कि मुझे एक स्ट्रॉन्ग टीचर चाहिए जो मुझे फाइट करना सिखा सके। और वो बटलर लियम की बात सुनने के बाद उससे कहता है कि आपको फाइट देखने की जरूरत नहीं है, वैसे भी लोड बैटल में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। पर लियम मना कर देता है और याद करता है कि पास्ट में उसको बहुत ही ज्यादा कमजोर था वो, जिस वजह से सभी उसको बहुत ही परेशान करते थे और इस दुनिया में वो दोबारा से अपनी उस गलती को नहीं कर सकता है। मुझे ईवी लोड बनने और सब कुछ अचीव करने के लिए स्ट्रॉन्ग बनना होगा। और फिर वहाँ पर एक समुराई आता है जिसका नाम अयासुसी होता है और लियम उसको अपना नाम बताता है और यासुसी से कहता है कि मुझे इस दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बनना है, जिस पर यासुसी उसको अपने स्ट्रॉन्ग टेक्निक के बारे में बताता है। और आगामी को यासुसी की बातें झूठ लग रही होती है, इसलिए वो लियम से कहती कि शायद से एक आदमी एक स्कैमर हो सकता है। फिर यासुसी उन्हें अपनी शो टेक्निक दिखाने के लिए आता है जहाँ पर बहुत ही सारी लड़कियां होती है। यासुसी लियम से कहता है कि तुम मुझे ध्यान से देखना और लियम आगामी को भी सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए कहता है। यासुसी जल्दी से अपनी
सोर्ड को निकालकर वापस रख लेता है और उसके कुछ देर बाद सभी लड़कियां कट कर नीचे गिर जाती है। लियम कहता है कि आप सच में बहुत ही तेज हो, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। और उसके बाद लियम आगामी को रिकॉर्डिंग ऑन करने के लिए कहता है। रिकॉर्डिंग में वो देखते हैं कि यासूसी ने अपनी सोर्ड को बस थोड़े टाइम के लिए बाहर निकाला और वापस अंदर डाल दिया। ये देखने के बाद लियम समझ जाता है कि यासूसी सच में एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर है और वो यासूसी से रिक्वेस्ट करता है कि आप मुझे अपना स्टूडेंट बना लें। उसकी बातें सुनने के बाद यासूसी लियम को अपना स्टूडेंट बनाने के लिए मान जाता है और उसके बाद रात को यासूसी वापस से उस जगह पर आता है। वो बताता है कि सारी लड़कियां ही पहले से ही कटी हुई थी और लियम उसके प्लान में फंस चुका है। वो इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश होता है और इधर गाइड भी ये सब देखकर खुश होता है और उसने इस आदमी को लियम के पास भेजा था। दूसरी तरफ हम प्रिंसेस क्रिस्टियाना को देखते हैं जो कि पायरेट्स को सरेंडर करने के लिए कहती है और पायरेट्स उसकी बात नहीं मान रहे होते हैं। उस पायरेट का नाम गयोस होता है और वो प्रिंसेस से कहता है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जो सुनकर प्रिंसेस उससे कहती है कि मैं होली किंगडम की प्रिंसेस हूँ और अगर तुमने मुझे कुछ भी करने की कोशिश की तो पूरा होली किंगडम तुम पर अटैक कर देगा और वैसे भी इस समय तुम्हें हमारे अलायंस ने घेर रखा है। पर गयोस प्रिंसेस की बात सुनने को तैयार नहीं होता। फिर वहाँ पर और भी पायरेट शिप्स आ जाती हैं। प्रिंसेस ये सब देखकर बहुत ही हैरान होती है और उसको पता चलता है कि उसकी अलायंस के लोगों ने प्रिंसेस ये सब देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है और उसको पता चलता है कि उसकी अलायंस के लोगों ने उसको धोखा दिया है। गयोस प्रिंसेस से कहता है कि मैंने अलायंस के सभी लोगों के साथ नेगोशिएशन किया है और वो सभी मान गए क्योंकि सभी को सिर्फ एक ही चीज से प्यार है और वो सिर्फ पैसा है। फिर वो क्रिस्टियाना को सरेंडर करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ लियम प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा होता है और मास्टर यासूसी लियम से कहते हैं कि आज की प्रैक्टिस खत्म हो गई। उनके जाने के बाद लियम उनकी सोर्ड टेक्निक को ट्राई करता है लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। जो देखकर लियम सोचने लगता है कि मुझे ट्रेनिंग करते हुए इतना टाइम हो चुका है लेकिन मैं अभी भी बस टेक्निक को मास्टर नहीं कर पाया। अमागी लियम से कहते हैं कि आपने तो अभी बस बेसिक सीखा है, शायद से आपको आगे और टाइम लगेगा। इधर मास्टर यासूसी अपने रूम में बैठकर मांगा पढ़ रहे होते हैं। उन्हें इस बात की बहुत ही ज्यादा खुशी होती है कि उन्हें बैठे बैठे पैसे मिल रहे हैं। तभी उन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और मास्टर यासूसी सीरियस हो जाते हैं। फिर रूम में लियम आता है। वो मास्टर यासूसी से कहते हैं कि क्या आप मुझे अपनी स्पेशल टेक्निक सिखा सकते हो। और ये सुनते ही यासूसी लियम से कहता है कि आज से तुम मेरे स्टूडेंट नहीं हो। जो सुनकर लियम को बहुत ही ज्यादा हैरानी होती है और यासूसी से कहता है कि तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं है, तुम्हें अभी और ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत है। और लियम उनकी बात मान लेता है और वहाँ से जाने लगता है। फिर यासूसी वापिस से चिप्स खाने लगते हैं लेकिन लियम दोबारा से रूम में आ जाता है। मास्टर से कहता है कि मैं आपको अपनी गलती के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए रेडी हूँ और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। यासूसी ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और तभी लियम वापिस से आ जाता है और मास्टर से कहता है कि मैं बहुत ही दिनों से ट्रेनिंग कर रहा था इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए ट्रेनिंग नहीं कर पाऊंगा। और यासूसी लियम की बात समझ जाते हैं। वो लियम से कहते हैं कि तुम जो चाहे वो कर सकते हो। दूसरी तरफ गियोज ने प्रिंसेस को पकड़ लिया होता है और वो प्रिंसेस से कहता है कि अब मैं तुम्हें एक सरप्राइज देने वाला हूँ। वो सभी बैटलशिप को प्रिंसेस के प्लेनेट पर अटैक करने के लिए कहता है और प्रिंसेस गियोज को ऐसा करने से मना कर रही होती है लेकिन गियोज उसकी बात नहीं मानता और प्रिंसेस की आंखों के सामने उसके प्लेनेट को खत्म कर देता है। इधर अमागी लियम को सारी रिपोर्ट्स दिखाती है और कहती है कि हमारा कर्ज तो अभी भी वैसा का वैसा ही है लेकिन प्रोडक्शन बहुत ही बढ़ चुका है। लियम आगामी के काम से बहुत ही ज्यादा खुश होता है और अमागी लियम से कहती है कि वेलफेयर सिस्टम अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा है। फिर लियम सोचता है कि हमारा प्लान सच में बहुत ही अच्छा है लेकिन हम इसके एग्जीक्यूशन सही से नहीं कर पा रहे हैं। वो सभी रिकॉर्ड्स को चेक करता है और उसको पता चलता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए वो प्रोडक्शन के इंचार्ज को बुला लेता है और वो आते ही लियम की तारीफ करना शुरू कर देते हैं। पर लियम उसकी बात को नहीं मानता है और इंचार्ज से सीधा कहता है कि तुमने बजट के अंदर से बहुत सारे पैसे गायब किए हैं। ये सुनने के बाद इंचार्ज बताता है कि ये नए एक्सपेंसिव है जो कि हमें प्रोडक्शन में लाए हैं। फिर लियम उससे पूछते कि तुमने भला वेंडर को क्यों नहीं चेंज किया लेकिन इंचार्ज इन सब सवालों का कोई जवाब नहीं देता है। वो लियम से झूठ बोलने लगता है और लियम उसकी बातें सुनने के बाद सोचने लगता है कि तो सच में बहुत ही बुरा पर्सन है, मुझे तो इससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए ताकि मैं भी एक अच्छा इविल लॉर्ड बन सकूं। फिर अमागी बताती कि मेरे पास कुछ रिकॉर्ड्स हैं और उस सब से कुछ पता चल जाएगा। जो सुनकर लियम सोचता है कि ये तो बेवकूफ है, इसने तो सारी एविडेंस छोड़ रखे हैं, इससे तो ये आसानी से पकड़ा जा सकता है। फिर इंचार्ज लियम से कहता है कि ये सब असल में मेरे वर्कर ने किया है और मैंने उसके खिलाफ केस फायर कर दिया है, उसको कुछ देर में मौत की सजा दी जाएगी। और अमागी चेक करती है तो उसको पता चलता है कि उसके पास इस बात का कोई एविडेंस नहीं है। इधर लियम को याद आता है कि उसके बॉस ने भी उसको इस तरह से फंसाया था और इन सब को याद करने के बाद लियम को बहुत ही गुस्सा आता है। वो उससे कहता है कि तुमने अपने वर्कर को फंसाने में अच्छा लगता है। जो सुनकर वो आदमी लियम से कहता है कि आपको इस रोबोट की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए और वैसे भी ये सब बस ह्यूमैनिटी के लिए दुश्मन है। ये सुनने के बाद लियम इंचार्ज के पास जाने लगता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें अपने वर्कर्स की कोई परवाह नहीं है, इसलिए तुम अपने सभी क्राइम का ब्लेम उन वर्कर पर डाल देते हो ताकि वो तुम्हारे
तुम्हारी इस गलती की वजह से अपनी जान गंवा दे, तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। लियम इंचार्ज से कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा और आगामी उसको रुकने के लिए कह रही होती है, पर लियम उसकी बात नहीं सुनता और इधर इंचार्ज डर कर लियम से कह रहा होता है कि उसने ये सब बस लग्जरियस लाइफ जीने के लिए किया था। लेकिन तब तक लियम उसका सर काट देता है और गुस्से में कहता है कि मेरे लोगों और मेरे पैसों पर सिर्फ मेरा हक है, अगर कोई भी उसको लेने की कोशिश करेगा तो मैं उसको मार दूंगा। फिर अमागी लियम के पास आती है और उसको शांत होने के लिए कहती है। लियम आगामी को ऑर्डर देता है कि अंपायर में जितने भी करप्ट नोबल्स हैं उन सभी को खत्म कर दो। फिर अमागी लियम को बताते हैं कि इससे हमें बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और इस काम को करने के लिए हमें बहुत ही सारे रोबोट्स चाहिए होंगे। लियम आगामी से पूछते कि तुम्हें कितने रोबोट्स चाहिए होंगे और अमागी बताती कि हमें 30 रोबोट्स चाहिए होंगे। लियम अमागी से कहता है कि तुम्हें जो सही लगता है तुम वो करो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। फिर अमागी लियम से कहती है कि अगर तुमने इतने सारे रोबोट्स को यहाँ पर लाया तो एम्पायर में आपकी रिपुटेशन खराब हो जाएगी, जिस पर लियम कहता है कि मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ लोगों को पता चल जाता है कि लियम ने सभी बुरे नोबल्स को खत्म कर दिया है और यहाँ पर कुछ स्कूल बनवा रहा है और उसके लिए बहुत ही सारे वर्कर्स की लोड है। सभी लोग लियम के काम से बहुत ही खुश होते हैं और वो कहते हैं कि इतनी कम एज में भी लियम बहुत ही स्मार्ट है। फिर लियम वापस से कैप्टन के पास आता है और कहता है कि मैं 3 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको फाइट करने के लिए चैलेंज करने के लिए आया हूँ। और कैप्टन भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर वहाँ पर मास्टर यासूसिस आ जाता है और वो लियम से कहता है कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनने के लिए इस तरह के नॉर्मल मैच रोबोट का यूज नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम्हें सबसे स्ट्रॉन्ग और यूनिक मेगा का यूज करना चाहिए जिसे कोई भी कंट्रोल ना कर सके। और लियम यासूसिस की बात सही लगती है। वो इस बारे में कैप्टन से पूछता है और कैप्टन लियम को बताता है कि एक एशियन मेचा जो कि आपके ग्रेट ग्रैंडफादर यूज करते थे। ये सुनने के बाद लियम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। इधर यासूसिस कुछ ट्रेजर ढूंढ रहा होता है क्योंकि उसको पता होता है कि वो ज्यादा देर तक लियम को बेवकूफ नहीं बना सकता। लियम भी बहुत ही तेजी से प्रोग्रेस कर रहा होता है और यासूसिस सोचता है कि मुझे जल्दी से लियम को बिजी करने के लिए कुछ और यूजलेस टास्क पता करने होंगे जिससे कि मैं उससे और ज्यादा पैसे ले सकूं। और तभी यासूसी को वहां पर एक एशियन मेचा दिखाई देता है जो देखकर वो बहुत ही खुश होता है। फिर हम गाइड को देखते हैं जो कि दूसरी दुनिया में लोगों के पास उनके नेगेटिव इमोशन को चुरा रहा होता है। इधर लियम प्रैक्टिस कर रहा होता है और बटलर लियम के पास आकर बताता है कि यासूसी ने उस मेचा को ठीक करने के लिए कहा है ताकि आप उस मेचा का यूज कर सको। और बटलर इस बात से बहुत ही खुश होता है कि उन्हें लियम के ग्रेट ग्रैंडफादर का मेचा मिल चुका है। बटलर लियम से कहता है कि आपको प्रैक्टिस बंद कर देना चाहिए, पर लियम मना कर देता है और कहता है कि मैं अपने मास्टर की फ्लैश टेक्निक सीख कर रहूंगा। फिर हम अमागी को देखते हैं जो कि उस मेचा के पास आई होती है और कहती है कि मास्टर ने मुझे इस मेचा को ठीक करने का ऑर्डर दिए, इसलिए मुझे इसको ठीक करना होगा। और बाद में लियम और बाकी सभी कुछ इंजीनियर्स को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर आते हैं। वहाँ चीफ इंजीनियर निया से मिलता है जो कि मेचा रोबोट को बनाती है और निया वहाँ पर अमागी को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। वो उसको चेक करने लगती है और लियम उसको ऐसा करने से रोक रहा होता है, जिस पर निया लियम को बताती है कि मुझे एआई रोबोट्स बहुत ही ज्यादा पसंद है। उसके बाद वो सभी एशियन मेचा के पास आ जाते हैं और लियम निया से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप इस मेचा को ठीक कर दें। पर निया उस मेचा को देखने के बाद लियम से कहती है कि आपको ठीक करने से अच्छा आप मेचा की न्यू यूनिट ले लें, जिस पर लियम मना कर देता है और कहता है कि मुझे यही मेचा यूज करना है। और निया उसको बताती है कि ये मेचा बहुत ही पुराना है जिस वजह से इसका पार्ट्स अब नहीं मिलते और इसको रिपेयर करने में बहुत ही सारे पैसे लग सकते हैं। जो सुनकर लियम उससे कहता है कि तुम पैसों की फिक्र मत करो, मेरे पास इस मेचा को ठीक करने के लिए बहुत ही सारे पैसे हैं। और जहाँ तक बात रही पार्ट्स की, तो तुम इसके पुराने पार्ट्स की जगह न्यू पार्ट्स लगा दो। निया को लियम का ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है और लियम निया को उस मेचा में थोड़ी और चेंजेस करने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर यासूसी आ जाता है और निया को देखने के बाद उसको उससे प्यार हो जाता है और उन्हें अपने बारे में बताता है। लेकिन निया लियम के साथ बात करने में इतनी बिजी होती है कि वो यासूसी को इग्नोर कर देती है। इधर लियम निया से कहता है कि तुम इस मेचा के अंदर रॉकेट पंच जैसे अटैक भी इंस्टॉल कर दो, पर निया मना कर देती है। वो लियम से कहती है कि इन सब की कोई जरूरत नहीं है। और उधर यासूसी निया को अपने साथ डेट पर चलने के लिए पूछता है, पर निया उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रही होती है, जो देखकर यासूसी को बहुत ही गुस्सा आता है। और इधर लियम निया से कहता है कि तुम्हें इस मेचा को रिपेयर करने के लिए जितने पैसे चाहिए मैं वो सब तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ। उन दोनों को इस तरह से बात करते देख यासूसी को बहुत ही गुस्सा आता है। वो सोचता है कि अब मैं लियम को इसकी सजा दूंगा क्योंकि उसकी वजह से निया मुझे इग्नोर कर रही है। फिर यासूसी लियम से कहता है कि अब तुम एक स्पेशल ट्रेनिंग करने जा रहे हो। और यासूसी लियम को एक नदी में एक लकड़ी के ऊपर खड़ा कर देता है। उसने लियम की आंखों पर पट्टी बांध दी होती है और लियम से कहता है कि तुम्हें सभी अटैक्स को सेंस करके उससे बचना होगा। फिर यासूसी उस पर बॉल मशीन से फायर करता है और लियम उन सभी बॉल्स को सेंस करने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी स्वॉर्ड को हिला भी नहीं पा रहा होता है क्योंकि उस पर यासूसी ने बहुत ही सारे वेट लगा दिए थे। और यासूसी ये सब सिर्फ लियम से बदला लेने के लिए कर रहा था, लेकिन लियम इस ट्रेनिंग को सीरियस ले रहा होता है और वो उस पर
पूरा फोकस करता है। दूसरी तरफ ग्योज अपने शिप में बहुत ही सारी लड़कियों और प्रिंसेस को पकड़ कर रखा होता है और उनसे कहता है कि तुम सब अब मेरे ट्रेजर का हिस्सा बनने वाले हो। वो प्रिंसेस को कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करता और उसको अपने रिसर्च लैब में ले आता है, जहाँ पर वो डॉक्टर ब्रीडर से कहता है कि आपको प्रिंसेस पर रिसर्च यूज करना है। क्रिस्टियाना को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और उसके बाद वहाँ पर एक मॉन्स्टर को देखती है और ग्योज उसको बताता है कि ये भी असल में एक लड़की है जो कि हमारी रिसर्च के बाद एक मॉन्स्टर में बदल गई है और तुम्हें भी एक मॉन्स्टर में बदलने के लिए जा रहे हैं। फिर ब्रीडर क्रिस्टियाना को देखकर कहता है कि पहले हम इसके पैरों से शुरू करते हैं और क्रिस्टियाना वहाँ पर टेस्ट ट्यूब के अंदर मॉन्स्टर को देखकर डरने लगती है। वो सोच रही होती कि कोई यहाँ पर आकर उसको बचा ले और दूसरी तरफ निया ने उस मेचा को रिपेयर कर दिया था। फिर वो लियम को अपने साथ मेचा के कोकमेट ले आती है और लियम को सारे इंस्ट्रक्शन बताती है कि वो किस तरह से इस मेचा का यूज कर सकता है। मेचा लियम को स्कैन करता है और निया उसको बताती है कि तुम्हारे अलावा इस मेचा को कोई और ऑपरेट नहीं कर पाएगा। फिर लियम मेचा को चलाने की कोशिश करता है लेकिन वो गिर जाता है और निया उसको बताती है कि ये मेचा बाकी सभी मेचा से बहुत ही अलग है, इसलिए इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। अगर तुम इसको कंट्रोल कर सके तो अपनी बॉडी की तरह तुम इसको भी मूव कर सकते हो, ये तुम्हारे माइंड से भी कंट्रोल किया जा सकता है। और निया की बात सुनने के बाद लियम थोड़ा सा नेगेटिव फील करता है और उस रोबोट को चलाने की कोशिश करता है। फिर लियम उस मेचा को लेकर बाहर आ जाता है और निया लियम को अच्छे से मेचा चलाना सिखा रही होती है, जिस वजह से वो लियम से बहुत ही करीब आ जाती है। लियम का फोकस निया की तरफ चला जाता है और उसको देखने के बाद लियम का मेचा अपने हाथों को बहुत ही अजीब तरह से मूव कर रहा होता है, जो देखकर निया लियम से कहती है कि तुम भला क्या कर रहे हो, और लियम बताता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहा है और ये सब अपने आप हो रहा है। इधर यासोसी ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है और लियम को डांट रहा होता है क्योंकि उसको लगता है कि शायद से लियम ने निया के साथ कुछ गलत कर दिया हो। लेकिन बटलर इस बात से बहुत ही खुश होता है कि लियम को आखिरकार लड़कियों में इंटरेस्ट है। यासोसी लियम से बदला लेने के लिए ट्रेनिंग को और हार्ड कर देता है और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद लियम कहता है कि आखिर में ठीक से प्रोग्रेस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, जिस पर आगामी लियम से कहते हैं कि शायद यासोसी की ट्रेनिंग में कुछ गलती है, पर लियम इस बात पर यकीन नहीं करता। वो आगामी से कहता है कि यासोसी सच में एक स्ट्रॉन्ग समुराई है और मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी सोर्ड से उन लड़कियों को नहीं काटा था, शायद से उन्होंने अपने मैजिक का यूज किया था। और उसके बाद लियम भी अपने मैजिक की प्रैक्टिस करने लगता है। बहुत टाइम तक प्रैक्टिस करने के बाद वो मैजिक यूज करने में सफल हो जाता है और उसने ऐसी टेक्निक को मास्टर कर लिया था जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। फिर लियम यासोसी को अपने इतने सालों की ट्रेनिंग के बाद अपनी पावर्स दिखाता है। वो फ्लैश टेक्निक का यूज करके उन लड़कियों को काट देता है और यासोसी ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। उसका समझ में नहीं आ रहा होता है कि भला लियम ने इस फेक टेक्निक को कैसे मास्टर कर लिया। फिर वो लियम से कहता है कि तुम्हें अभी इस टेक्निक को मास्टर करने में बहुत ही टाइम लगेगा। उसके बाद लियम और अमागी दोनों स्पेसशिप में होते हैं और तभी लियम को पता चलता है कि उसकी टेरिटोरी एक प्लेनेट मुकाई पर पायरेट ने अटैक कर दिया है। वो प्लेनेट असल में एनर्जी प्रोड्यूस करती है और ये सुनने के बाद लियम अमागी से कहता है कि वहाँ की डिफेंस आर्मी क्या कर रही है। अमागी बताती है कि वो सभी पायरेट शिप का सामना नहीं कर पा रहे हैं, जो सुनकर लियम कहता है कि शायद से हमें वहाँ पर जाना होगा। अमागी लियम से कहती है कि हम मुकाई की दूसरे साइड जाकर सीधा पायरेट पर अटैक कर देंगे और लियम को उसका प्लान सही लगता है। लियम अमागी से कहता है कि हमें उन पायरेट की शिप चाहिए और बटलर लियम को अपनी जान रिस्क में डालने से मना कर रहा होता है, पर लियम बटलर की बात नहीं सुनता और उससे कहता है कि मुझे लेजेंडरी समुराई यासोसी ने ट्रेनिंग दी है और मैं उन सभी पायरेट को अपनी पावर दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद लियम सीधा मुकाई प्लेनेट पर आ जाता है और सभी पायरेट शिप को तबाह करना शुरू कर देता है। वो अपनी मीचा की स्पेशल पावर का यूज करके दूर से ही बहुत ही सारे शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर पायरेट वहाँ से भागने लगते हैं। फिर लियम अपने रॉकेट पंच का यूज करता है और उसके अटैक के बाद लियम सीधा निया को कॉल करता है और उससे कहता है कि तुमने मेरे अटैक को ठीक से डिजाइन नहीं किया। अमागी लियम से कहती है कि हमने 10% पायरेट शिप पर कब्जा कर लिया है और 30% शिप को अपने तबाह कर दिया। बाकी के बचे पायरेट यहाँ से भाग चुके हैं और लियम आगामी को उसके काम के लिए थैंक यू कहता है। दूसरी तरफ गयोस को ये पता चल जाता है कि उसकी आर्मी लियम से हार चुकी है और उसको इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होता है। ब्रीडर उसको बताता है कि बचे हुए स्पेसशिप लियम और उसकी आर्मी से डरकर भाग गए और ये जानने के बाद गयोस को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो ब्रीडर से कहता है कि मैं लियम और उसके प्लेनेट को खत्म कर दूंगा और उनसे अपनी इंसल्ट का बदला लूंगा, लेकिन मुझे पहले इस प्रिंसेस को मॉन्स्टर में बदलना होगा और ब्रीड भी इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड होता है। दूसरी तरफ लियम आमागी से कहता है कि मुझे अपने पहले बैटल में बहुत ही ज्यादा मजा आया और आगामी भी उसकी जीत से बहुत ही खुश थी। फिर लियम अमागी से कहता है कि हमारे पास उन पायरेट्स के लिए कुछ स्पेसशिप है जिसके अंदर हमें बहुत ही सारे ट्रेजर्स मिल सकते हैं। वैसे भी अंपायर का रूल है कि अगर तुम किसी को बैटल या फिर वॉर में हरा देते हो तो तुम उसकी चीज ले सकते हो। फिर लियम को पता चलता है कि उन शिप्स के अंदर कुछ खास ट्रेजर्स नहीं होते हैं और लियम इस बात से खुश नहीं होता। बटलर और अमागी दोनों लियम को समझाते हैं कि इस शिप के अंदर बहुत ही सारे रेयर मटेरियल्स हैं जिसके यूज करके हम वेपन्स बना सकते हैं, पर लियम को ट्रेजर में सिर्फ गोल्ड ही चाहिए था। अमागी बताती है कि यहाँ पर गोल्ड से भी ज्यादा रेयर वैल्यू कार्बन और
बाकी सभी मटेरियल्स को माना जाता है। लेकिन लियम को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बटलर से कहता है कि मुझे बस गोल्ड चाहिए और बटलर उसकी बात मान लेता है और लियम से कहता है कि हम आपके लिए गोल्ड बना देंगे। और फिर लियम बटलर से कहता है कि तुम मेरे रूम को कई गोल्ड कॉइन से भर देना। असल में लियम अपनी पास्ट लाइफ में उतना रिच नहीं था, जिस वजह से वो इस दुनिया में अपनी लाइफ को अच्छे से जीना चाहता है। फिर बटलर लियम से पूछते हैं कि हम बाकी के मटेरियल्स का यूज आपके लिए करें, जिस पर लियम मना कर देता है और कहता है कि उसके यूज तुम अपने वेपन बनाने के लिए करो। फिर अमागी बताती है कि हमारे पास टॉप लेवल के ब्लैकस्मिथ नहीं है जो कि मटेरियल से वेपन बना सके। लियम अमागी से पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और आगामी लियम से कहती है कि हमारे पास टोटल 10,000 बैटल शिप्स हैं, लेकिन हम उनमें से सिर्फ 30% का यूज कर सकते हैं। और ये सुनने के बाद लियम बहुत ही हैरान हो जाता है कि उसने सिर्फ 30% शिप के साथ ही पायरेट आर्मी को हरा दिया, जिस पर अमागी बताते हैं कि उन सभी ने हमें कमजोर समझने की गलती करी और उनसे बहुत ही सारे शिप्स को खत्म कर दिया, जो देखकर पायरेट भाग गए। और उसके बाद लियम अमागी से पूछता है कि तुम्हारे पास कोई आइडिया है कि अब हमें क्या करना चाहिए। अमागी लियम को बताती है कि हम बाकी बचे हुए स्पेसशिप को, जो कि हमारे लिए यूजफुल नहीं है, हमें उसे बेच देना चाहिए और उसके बदले में हमें न्यू शिप ले लेना चाहिए। जो सुनकर बटलर कहता है कि इस समय हमारी आर्मी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर हम अपने बैटलशिप को कम कर देंगे तो इससे हमारी और आपकी रेपुटेशन खतरे में आ जाएगी। ये सुनने के बाद लियम कहता है कि मुझे इन सब से कोई परवाह नहीं है, वैसे भी मेरे पेरेंट्स ने झूठी रेपुटेशन के लिए मेरे ऊपर इतना सारा कर्जा छोड़कर चले गए। लियम अमागी से कहता है कि तुम्हें जो सही लगता है तुम वो करो। और अमागी लियम को बताते कि शिप को बेचने के बाद हमारे पास बहुत ही सारे पैसे आएंगे, जिससे कि हम अपने नए पार्ट्स भी खरीद सकेंगे। और उसके बाद हम निया को देखते हैं जो कि अपनी शिप की प्रेजेंटेशन दे रही होती है। वो सभी को अपनी न्यू शिप के बारे में बताती है कि इसकी स्ट्रेंथ को हमने 7% बढ़ा दिया है और उसको मेंटेन करना भी आसान है। ये शिप पूरी तरीके से इंपीरियल आर्मी के लिए बेस्ट है। और उसके बाद अगला प्रेजेंटेशन देने थर्ड फैक्ट्री के लिए इंजीनियर आती है, उसका नाम मोसिल होता है और वो सभी को अपनी शिप के बारे में बता रही होती है। उसका शिप स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ अंदर से बहुत ही लग्जरी भी है। मोसिल बताते हैं कि इस शिप के अंदर बार और बहुत ही सारे लग्जरी रूम्स भी हैं, जहां आपके क्रू मेंबर्स आराम से रेस्ट कर सकेंगे ताकि उनका फाइट में अच्छे से मन लगा रहे। और सभी इंपीरियल आर्मी के हेड्स को मोसिल का डिजाइन सच में बहुत ही अच्छा लगता है। वो सभी उसके एयरशिप को सिलेक्ट करते हैं और निया इस बात से बहुत ही हैरान होती है कि वो मोसिल से हार गई और बैटल के लिए सबसे बेस्ट है। जिस पर मोसिल निया को बताते कि तुम्हारे शिप अच्छे हैं, लेकिन उसमें मेरे शिप जैसे लग्जरी चीज नहीं है और मेरे शिप के अंदर सभी क्रू मेंबर को कंफर्ट मिलता है, जिससे कि वो अपने नेक्स्ट बैटल में अच्छा सा परफॉर्म कर सके। निया मोसिल से कहती कि इस बारे में भले मैं तुमसे हार चुकी हूँ, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें हरा दूंगी। और उसके बाद निया अपने रूम में आ जाती है। वो अपनी इस हार से बहुत ही खुश नहीं होती है और वो सोचती है कि अगर मेरे शिप को किसी ने भी खरीदा। वो अपनी इस हार से बहुत ही खुश नहीं होती है और वो सोचती है कि अगर मेरे शिप को किसी भी कंपनी ने नहीं खरीदा तो मैं बैंकरप्ट हो जाऊंगी। वैसे भी मैंने अपना सारा बजट इन शिप में लगा दिया और न्यू शिप बनाने के लिए मेरे पास बजट भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात ये होती है कि इन शिप को भला कौन खरीदेगा, क्योंकि इंपीरियल आर्मी ने इन शिप को रिजेक्ट कर दिया है। निया इन सब बातों से परेशान हो रही होती है और तभी उसको लियम की याद आती है और उसको लगता है कि शायद से लियम उसकी मदद कर सकता है। दूसरी तरफ गाइड सभी लोगों की नेगेटिव इमोशन को चुरा रहा होता है, लेकिन उसको लग रहा होता है कि ये सभी इमोशन लियम के खिलाफ कुछ भी नहीं है, इसलिए मुझे दोबारा से उसके पास जाना चाहिए। और वैसे भी दूसरी दुनिया के अंदर भी उसकी हालत खराब हो चुकी होगी, क्योंकि उसकी प्लेनेट ने उस पर बहुत ही सारा कर्जा छोड़ दिया था। जैसे ही गाइड लियम के प्लेनेट में आता है तो उस जगह की ग्रोथ को देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। उसको यकीन नहीं हो रहा होता है कि लियम ने इस बेकार सी जगह को इतना ज्यादा डेवलप कर दिया है। बाहर में सभी लोग लियम के काम से बहुत ही खुश थे और वो सभी लियम की तारीफ कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि लियम अपने फादर की तरह नहीं है, उसने हमारे प्लेनेट को पायरेट से प्रोटेक्ट किया और उनके गॉड्स को यूज करके एम्पायर को डेवलप किया। वो सच में एक बहुत ही अच्छा रूलर है। और तभी एक आदमी अपने स्टूडेंट्स की बुराई करने लगता है कि वो आदमी असल में यासूसी होता है। वो कहते हैं कि मेरा स्टूडेंट्स खराब ट्रेनिंग के बाद भी खुद को बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव कर रहा है। ये सुनने के बाद लेडी आसूसी से कहती है कि फिर तो आप अपने स्टूडेंट से बहुत ही तक खुश होंगे, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि जिस टेक्निक के बारे में उसने लियम से झूठ कहा, लियम ने उस टेक्निक को मास्टर कर लिया। और उसके बाद यासूसी के पास गाइड आ जाता है। दूसरी तरफ लियम ट्रेनिंग कर रहा होता है और अपनी फ्लैश टेक्निक से लड़कियों को काट देता है। फिर वो अमागी से पूछती क्या मैं मास्टर यासूसी के लेवल तक पहुंच गया हूँ, और अमागी लियम से कहती कि शायद से आप दोनों सेम लेवल पर आ चुके हो। पर लियम मना कर देता है और बताता है कि मैं फ्लैश टेक्निक का यूज करके बस लड़कियों को काट रहा हूँ, लेकिन मास्टर यासूसी अपने एक अटैक में 100 लड़कियों को काट सकते हैं और जब तक मैं उनके लेवल तक नहीं पहुंच जाता हूँ तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। और इधर गिउड भी यासूसी की बातें सुन रहा होता है। उसके बाद गिउड लियम को देखने लगता है कि वो इस समय क्या कर रहा है और लियम अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है, जहाँ लियम याद कर रहा था कि उसकी इस लाइफ में कुछ भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। उसके पेरेंट्स ने उसके ऊपर बहुत ही सारा कर्जा छोड़ दिया था, पर मैंने हार नहीं मानी और अपने एम्पायर को डेवलप किया और साथ में एक अच्छा सा स्वॉर्डमैन भी बना लिया। इन सब के लिए मैं उस गाइड को थैंक यू कहना चाहता हूँ जिसने मुझे इस दुनिया में भेजा और अपनी इस तारीफ को लियम की पॉजिटिव
एनर्जी को देखने के बाद गाइड को बहुत ही बुरा लग रहा होता है, यहाँ तक कि उसको पॉजिटिव एनर्जी से बहुत ही तकलीफ हो रही होती है और तभी वो यासूसी के नेगेटिव इमोशन को ले लेता है जिससे कि वो वापस से ठीक हो जाता है। गाइड सोचता है कि इस समय लियम के अंदर बहुत ही सारी पॉजिटिव इमोशन है जो कि मेरे लिए सही नहीं होगा और मुझे उसकी इस पॉजिटिव इमोशन को नेगेटिव में बदलना होगा। इंसान को सबसे ज्यादा दुख अपनी सक्सेस तक पहुंचने का नहीं बल्कि उसकी सक्सेस जाने का होता है। इस समय लियम भी बहुत ही अच्छा कर रहा है लेकिन मैं उसके डाउनफॉल का वेट करूंगा। जब उसका डाउनफॉल आएगा तो मैं उसकी इमोशन को लेने के लिए आऊंगा। दूसरी तरफ लियम आगामी से वेपन के बारे में पूछता है और अमागी उसको बताते कि हमें इंपीरियल आर्मी से कुछ वेपन्स खरीद लिए। वो लियम को बताते कि इंपीरियल आर्मी न्यू शिप पर इन्वेस्ट कर रही है जिस वजह से वो अपने पुराने शिप को बेच रही है, हमें उन शिप से ले लेना चाहिए। और लियम अमागी से कहता है कि तुम्हें जो सही लगता है तुम वो करो। फिर अमागी बताते कि इंपीरियल आर्मी ने एक कंडीशन रखी है, हमें उन पुराने शिप के साथ उनके क्रू मेंबर को भी लाना होगा। असल में वो उन सोल्जर्स को भी निकाल रहे हैं और वो चाहते कि जो उनसे शिप्स खरीदे सोल्जर्स भी उनके लिए काम करें। लियम अमागी से कहता है कि हमें उन सोल्जर्स की जरूरत नहीं है। फिर अमागी उसको बताते कि वो सभी सोल्जर्स असल में बहुत ही एजुकेटेड और एक्सपीरियंस्ड हैं। उन सभी को अपने साथ रखने से हम अपनी पावर्स को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। लियम को ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है और वो मान जाता है। ये सब सुनने के बाद गियोड सोचता है कि अब से लियम का डाउनफॉल शुरू हो सकता है। वो सभी सोल्जर्स अगर लियम के खिलाफ हो जाए तो इससे मुझे बहुत ही ज्यादा फायदा हो सकता है। दूसरी तरफ मास्टर यासूसी हैंगओवर होकर उठ रहे होते हैं और वो फिर निया को वहाँ पर देखते हैं। निया मास्टर यासूसी से मिलने के लिए आई होती है क्योंकि वो लियम के बारे में जानना चाहती थी कि उसकी डील को कैसे कन्विंस किया जाए। लियम अपने मास्टर की बात को नहीं टालता है और यहाँ तक कि उतने स्किल्ड स्वॉर्डमैन भी है कि उनकी ट्रेनिंग की वजह से हुआ है। निया मास्टर यासूसी से सीधा पूछती है कि किसी भी इंसान को अपनी डील के लिए कैसे मनाए और मास्टर को लग रहा होता है कि निया यहाँ पर उन्हें सेड्यूस करने के लिए आई है, इसलिए वो अपने माइंड के सभी थॉट्स निया को जल्दी से बता देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपनी ब्यूटी और बॉडी का यूज करना चाहिए जिससे कि तुम किसी को भी सेड्यूस कर सकती हो। और निया को मास्टर यासूसी का ये आइडिया समझ में आ जाता है लेकिन उसको इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होता है कि क्या लियम सच में इतना ठरकी हो सकता है। फिर अगले दिन निया शॉर्ट ड्रेस पहनकर सीधा लियम के पास आती है और उसको अपने शिप के बारे में बताती है। वो लियम को अपने साथ डील करने के लिए कहती है लेकिन लियम उसको साफ मना कर देता है और बताता है कि मैंने पहले ही बहुत ही सारी शिप्स इंपीरियल आर्मी से खरीद ली है। लियम निया से कहता है कि तुम अपने शिप की डील इंपीरियल आर्मी के साथ जाकर क्यों नहीं करती और निया बताती कि उन्होंने पहले मेरी डील को रिजेक्ट कर दिया है। निया लियम से कहती कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए लोन पास कर सकती हूँ और वैसे भी तुम्हें मेरे पास 200 शिप्स खरीदने चाहिए। लियम लोन की बात सुनने के बाद सोचने लगता है कि अभी मैं एक कर्जे से बाहर आया हूँ और दोबारा किसी डेबिट में नहीं फंसना चाहता हूँ। वो निया को मना कर देता है और ये सुनने के बाद निया मास्टर यासूसी के बताए हुए प्लान को शुरू कर देती है। वो लियम को शेड्यूस करने के लिए अपनी बॉडी का यूज करती है और ये सब देख कर लियम बहुत ही हैरान हो जाता है। लेकिन लियम निया को ऐसे देख कर सोचने लगता है कि मेरी पिछली लाइफ में मेरी वाइफ ने मेरे ऊपर बॉस को इस तरह से सेड्यूस करने की कोशिश की होगी। वो इस बात से और ज्यादा नाराज हो जाता है पर वो निया को मना नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि निया भी उसकी मदद की थी। फिर लियम अमागी से पूछते हैं कि हमारे फंड्स में कितने पैसे हैं और अमागी सब कुछ कैलकुलेट करके बताती कि हमारे पास 300 शिप्स बाय करने जितना फंड्स बचा है। जो सुनकर लियम निया से डील करने के लिए मान जाता है और निया इस बात से बहुत ही खुश हो जाती है। उसको लग रहा होता है कि ये प्लान सच में काम करेगा और वो वहाँ से जाने लगती है। मास्टर यासूसी भी उसको जाते हुए देख लेते हैं और निया अपने वर्कर को बताती है कि उसने डील खरीद ली है। जो सुनकर उसका वर्कर भी खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे भी लगता है कि हमारे शिप्स को खरीदने वाला है कोई। मास्टर यासूसी इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि लियम ने निया की फीलिंग को हर्ट किया। वैसे भी वो एयर रोबोट से ज्यादा ऑब्सेस्ड रहता है लेकिन उसने निया के साथ गलत किया, इसलिए मैं उससे रिवेंज लेकर रहूंगा। गियोड यासूसी से पूछता है कि इसलिए मैं उससे रिवेंज लेकर रहूंगा। गियोड यासूसी के गुस्से को देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि शायद से लियम का डाउनफॉल जल्दी आने वाला है। उसके बाद वो दूसरे डायमेंशन में नेगेटिव इमोशन ढूंढने के लिए चला जाता है। कुछ दिनों के बाद निया लियम को शिप दिखाने के लिए ले आती है और लियम को उस शिप के अंदर कोई भी लग्जरियस डेकोरेशन नहीं दिखाई देता। इस बारे में वो निया से पूछता है और निया उसको बताती कि बैटल शिप के अंदर डेकोरेशन का कोई काम नहीं होता। लेकिन लियम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और कहता है कि मुझे इस शिप के अंदर डेकोरेशन चाहिए। पर निया कैसे भी करके लियम को डील के लिए मना रही होती है और उसे रिसिप्ट पर साइन करने के लिए कहती है। लियम इसके लिए मान जाता है और उसके बाद निया लियम से कहती कि मुझे उन पायरेट शिप को देखना है जो कि तुम्हारे पास है। पर लियम उसको साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें वो नहीं दिखा सकता हूँ। पर निया हार नहीं मान रही होती है। ये देखने के बाद अमागी निया से कहते हैं कि हम तुम्हें कुछ अपने पायरेट शिप्स दे सकते हैं लेकिन बदले में तुम्हें हमारी कुछ शिप्स को मॉडिफाई करना होगा। लियम को ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है और वैसे भी वो पायरेट शिप इस समय लियम के काम की नहीं रही। निया इस कंडीशन को मान लेती है और वैसे भी निया बस ये देखना चाहती थी कि भला पायरेट शिप किस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में उसको कुछ भी नहीं पता होता है और
उनके मटेरियल्स भी बाहर से आए हैं, जिसके बारे में एम्पायर को भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और निया उसको स्टडी करना चाहती है। उसके बाद लियम उसको अपने साथ पायरेट शिप ले आता है और निया उस शिप को देखने के बाद समझ जाते हैं कि हमारे और पायरेट की टेक्नोलॉजी में बहुत ही डिफरेंस है। वो असल में एक क्लासिक शिप की वाइब दे रहा होता है और लियम निया से कहता है कि मुझे भी इस तरह का शिप चाहिए, जिस पर निया उससे कहती है कि तुम्हें इस तरह का शिप मिल सकता है। और उसके बाद वो वहाँ पर बाकी सभी चीजों को देख रही होती है। इधर लियम का ध्यान एक डॉग पर जाता है जो कि ग्लो कर रहा होता है और लियम उसके पीछे जाने लगता है। फिर लियम और अमागी दोनों शिप के एक दूसरे केबिन में आ जाते हैं, जहाँ लियम के पैर के नीचे एक मैप आ जाता है। उसमें शिप के रूट्स दिखाई दे रहे होते हैं और अमागी उसको एनालाइज करके बताती है कि ये शिप एम्पायर के सभी रूट्स तक गया है। उसे ये भी बहुत ही बड़ी हैरानी की बात लगती है कि शिप वार्प गेट की मदद से दूसरी कंट्री में भी जा चुका है, जो कि दोनों कंट्री के बीच में एक वॉर जोन है। और लियम बताता है कि शायद से ये पायरेट का हाइड आउट है, उन्होंने वहाँ पर बहुत ही सारे ट्रेजर्स भी छुपा कर रखे होंगे। और अमागी पायरेट के बेस को ढूंढ रही होती है। फिर उसको पता चलता है कि वहाँ पर जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। पर लियम ट्रेजर के बारे में सोच रहा होता है। वो अमागी से कहता है कि हम उनके हाइड आउट पर जाकर सारे ट्रेजर ले आएंगे और अमागी भी उसकी बात को मान लेती है। लियम उससे कहता है कि ये ट्रेजर हंट करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होने वाला हूँ मैं। दूसरी तरफ गयोज को पता चलता है कि लियम ने उसके फ्रंट लाइन के सोल्जर पर अटैक कर दिया है और उनमें से कुछ गायब हो चुके हैं। फिर गयोज अपने सोल्जर से कहता है कि तुम सभी ने पायरेट का नाम खराब कर दिया और इसलिए इन सबको पनिशमेंट मिलेगी। वो अपने सभी सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि तुम सभी लियम का सर काट कर लेकर आओ और उसके बाद सभी पायरेट लियम की शिप पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। इधर लियम भी अपने सभी शिप के साथ ट्रेजर ढूंढने चला जाता है, लेकिन वार्प गेट के पास आते ही वो रुक जाता है। अमागी लियम को बताती है कि वार्प गेट को यूज करने के लिए हमें टाल फेस देना होगा। उसके बाद ऑफिसर लियम से टेल फेस के बारे में बात करता है। उनसे कहता है कि तुम्हें बहुत ही बड़ा डिस्टेंस क्रॉस करना है और तुम्हारे साथ 7000 शिप है, इसलिए तुम्हें इसके लिए बहुत ही ज्यादा टेल फेस देनी पड़ेगी। और लियम ऑफिसर से कहता है कि मैं बाद में आपको टेल फेस दे दूंगा, लेकिन ऑफिसर लियम की बात नहीं मानता और कहता है कि मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ। और अमागी लियम से कहती है कि हमें ऐसे किसी को ढूंढना होगा जो क्रेडिबल हो और उनके पास इस तरह का कोई भी कनेक्शन नहीं होता। और लियम उस ऑफिसर से कहता है कि मैं बहुत ही दिनों तक ट्रेवल करके आया हूँ यहाँ पर, इसलिए मैं वापस नहीं जा सकता हूँ और मुझे इस वार्प गेट को क्रॉस करना है। ऑफिसर लियम से कहता है कि मुझे पता है कि तुम पायरेट से लड़ने के लिए जा रहे हो और तुम्हारे वापस सेफ आने का कोई भी सवाल नहीं है। उसकी ये बातें सुनने के बाद लियम ऑफिसर से कहता है कि मुझे तुम्हारे मैनेजर से बात करना है, जिस पर ऑफिसर लियम से कहता है कि मैं यहाँ पर सबसे सीनियर ऑफिसर हूँ। जो सुनकर लियम कहता है कि मैं आपसे पर्सनली आकर मिलना चाहता हूँ। फिर लियम अमागी से कहता है कि मुझे जाकर खुद उस ऑफिसर से नेगोशिएट करना होगा ताकि वो हमें परमोनिया गेट क्रॉस करने दे। दूसरी तरफ गियोज अपनी आर्मी लेकर परमोनिया गेट क्रॉस कर लेता है क्योंकि उसके पास बहुत ही सारे कनेक्शन है। गियोज कहता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज रूल करता है, वो है पैसा। जिसके पास पैसा है वो सब कुछ कर सकता है। फिर एक ऑफिसर गियोज से पूछते है कि आपको कहाँ पर जाना है और गियोज उसको बताता है कि मुझे डोमेस गेट को क्रॉस करना है। ऑफिसर उससे कहता है कि डोमेस गेट को क्रॉस करने के बाद आपको वहाँ पर कुछ भी यूजफुल नहीं मिलेगा, तो भला आप वहाँ पर क्यों जाना चाहते हो। लेकिन गियोज रीजन नहीं बताता और सीधा वहाँ से वार्प गेट का यूज करता है। इधर लियम ऑफिसर के पास उससे नेगोशिएट करने के लिए आती है और उससे कहती कि मैं एक नोबल हूँ, मैं आपको बाद में पैसे दे दूंगा। और ऑफिसर उसकी बात नहीं मानता। फिर लियम ड्रामा शुरू कर देता है और कहता है कि मेरी मोम बीमार है और मुझे उन्हें देखने के लिए जाना है, जिस पर ऑफिसर उससे कहता है कि तुम अपनी मोम से मिलने के लिए 7000 शिप को अपने साथ लेकर जा रहे हो ताकि वो उन्हें देख कर ठीक हो जाए। ऑफिसर लियम की बातों में नहीं आता और लियम से कहता है कि तुम टोल फीस देने के बाद यहाँ से जा सकते हो। तभी लियम को वहाँ पर ओडोक वापिस से दिखाई देता है और लियम उसके पीछे जाने लगता है। फिर वो एक दूसरे रूम में आ जाता है जहाँ पर सभी ऑफिसर वार्प गेट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। उन्हें पता चलता है कि पायरेट शिप वार्प गेट को क्रॉस करने के लिए लाइन में है और वो जल्दी वार्प गेट को क्रॉस कर लेंगे, पर उन्हें पेमेंट से मतलब होती है, इसलिए वो पायरेट शिप को रोकने की कोशिश नहीं करने वाले थे और सभी ऑफिसर वहाँ से चले जाते हैं। फिर लियम उस रूम में आता है और वो देखते है कि पायरेट शिप भी वार्प गेट को क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन लियम देखते है कि वार्प गेट का डायरेक्शन ऑपोजिट साइड में और उसको लग रहा होता है कि शायद ये किसी ने गलती से कर दिया होगा, इसलिए लियम उसको सही करने लगता है। और तभी लियम के पास अमागी का कॉल आता है और वो लियम से कहती है कि हमें वार्प गेट को क्रॉस करने में निया मदद कर सकती है। उसके बाद लियम वापस से अपनी शिप पर आता है और लियम अमागी को वार्प गेट क्रॉस करने के लिए कहता है। वो सभी आगे जाने लगते हैं और दूसरी तरफ गियोज अपने बेस को छोड़कर डेमोस गेट की ओर बढ़ रहा होता है। उन्हें वहाँ पर जाने में भी टाइम लग रहा होता है और तभी वो गेट क्रॉस करके आगे जाने लगते हैं, जहाँ पर उन्हें बहुत ही सारे शिप्स दिखाई देते हैं और उन्हें देखने के बाद गियोज कहते हैं कि ये सभी इंपीरियल शिप्स हैं। वो इस समय डेंजर जोन में जा चुके होते हैं और दूसरी तरफ लियम देखता है कि उसके सामने बहुत
बहुत ही सारे पायरेट शिप हैं। वो समझ जाता है कि हम हेड आउट के करीब आ चुके हैं, लेकिन उनमें से कोई भी शिप लियम पर अटैक नहीं कर रहा होता है, जो देखकर आगामी बताती कि शायद से ये सब अपनी वॉर के लिए रेडी नहीं है। और लियम आगामी से कहता है कि हमें इन सभी को खत्म कर देना चाहिए, जिसके बाद आगामी कुछ शिप्स को उन पर अटैक करने के लिए भेज देती है। और लियम खुद अपने मेचा में बैठने के बाद उनसे शिप को खत्म करना शुरू कर देता है। गयोज को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता है कि उसके बेस पर क्या हो रहा है। और इधर अमागी लियम से कहती है कि हमें सभी शिप्स को खत्म कर दिए। लियम अमागी से कहता है कि हम यहाँ पर अपने ट्रेजर के लिए आए हैं, और आगामी कुछ नाइट्स के ट्रेजर ढूंढने के लिए भेज देती है। लियम और उसके सभी सोल्जर्स पायरेट के सीक्रेट हेड आउट पर अटैक कर देते हैं। लियम सीधा अपनी आर्मी के साथ ब्रीडर की लैब में आ जाता है। वो अपने सभी लोगों को ट्रेजर ढूंढने के लिए कहता है और लियम को वापस से डॉग दिखाई देता है। लियम उसके पीछे जाने लगता है और उसके बाद वो ब्रीडर और बाकी सभी लोगों को पकड़ लेता है। लियम ब्रीडर से कहता है कि मुझे तुम्हारा ट्रेजर चाहिए, और ब्रीडर लियम से कहता है कि हम तुम्हारा अपना सबसे रेयर ट्रेजर देने के लिए रेडी है। और लियम से पूछते हैं कि तुम्हें भला किस तरह का ट्रेजर चाहिए, और लियम को लग रहा होता है कि शायद वो गोल्डन डॉग भी इनका पेट होगा। लियम ब्रीडर से और डिटेल्स पता करने लगता है और ब्रीडर उन्हें अपने लैब में ले जाता है, जहाँ पर उसने बहुत ही सारे मोस्टर को बना कर रखे थे। और उन मोस्टर को देखने के बाद एक सोल्जर्स की हालत खराब हो जाती है। ब्रीडर लियम को बताता है कि हम यहाँ पर गर्ल के साथ एक्सपेरिमेंट करके उन्हें इस तरह के मोस्टर में बदल देते हैं। लियम आगे जाता है और उसको वहाँ पर एक और मोस्टर दिखाई देता है, और ब्रीडर लियम से कहते हैं कि गेओस का स्पेशल मोस्टर है, ये हमारा सबसे बेस्ट एक्सपेरिमेंट है। और लियम उसकी बातें सुनने के बाद अपना पास्ट याद करता है, उसको भी इस तरह से गार्बेज की तरह यूज किया जाता था। और ये सब याद करने के बाद लियम सीधा ब्रीडर को शूट कर देता है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद लियम वहां से जा रहा होता है, तभी वो मोस्टर उसको रुकने के लिए कहती है। वो असल में प्रिंसेस क्रिस्टियाना होती है, और वो लियम से पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पर लियम उसको अपने बारे में बताता है और उससे कहता है कि अब से ये प्लेनेट मेरा है और मैंने उस साइंटिस्ट को भी मार दिया। ये सुनने के बाद क्रिस्टियाना रोने लगती है और लियम से रिक्वेस्ट करती है कि क्या तुम हम सभी को यहाँ से निकाल सकते हो, वैसे भी हमारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद से हम वापस से ह्यूमन में चेंज नहीं हो सकते। ये सुनने के बाद लियम उससे कहता है कि तुम्हें सैड होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम सभी को ठीक कर दूंगा, इस फेवर के बदले में तुम मुझे बाद में रीपे करोगी। और लियम कैप्टन से सभी को यहाँ से निकलने के लिए कहता है। क्रिस्टियाना ये बात सुनकर रोने लगती है, और उसके बाद लियम कैप्टन से कहता है कि हमें जल्दी से इनके लिए मेडिकल रिसर्च रेडी करना होगा, जिस पर कैप्टन लियम से कहता है कि हमें इन्हें ठीक करने के लिए बहुत ही सारे रेयर मेडिसिन और एक्सपर्ट्स की जरूरत होगी, जिसमें बहुत ही सारे पैसे खर्च होंगे। और लियम कैप्टन से कहता है कि मैं बहुत ही अच्छे मूड में हूँ, वैसे भी हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। और अमागी लियम को बताती है कि मुझे यहाँ पर सीक्रेट वॉलेट मिल चुका है, जो सुनकर लियम कहता है कि अब हमारे पास सभी गर्ल्स को ठीक करने का फंड भी आ चुका है। इधर क्रिस्टियाना अपने पास्ट को याद करने लगती है कि वो होली किंगडम की प्रिंसेस होने के साथ एक नाइट भी है। सभी उसको बहुत ही एडमायर करते थे और उसने बहुत सारी फाइट नेशन के लिए जीती थी, लेकिन पायरेट ने उसको पकड़ लिया और उसके सामने ही उसके नेशन पर अटैक किया। मेरी फैमिली जो कि अलायंस के साथ थी, उन्होंने भी हमारे नेशन को धोखा दे दिया, जिस वजह से मेरा पूरा प्लेनेट ही खत्म हो गया। उसके बाद गयोज क्रिस्टियाना और उसके साथ के सभी गर्ल्स को पकड़कर अपने रिसर्च लैब ले आया, जहाँ सभी गर्ल्स बहुत ही ज्यादा डरी होती है। और क्रिस्टियाना उन सभी से कहती है कि हमें बचाने के लिए कोई न कोई यहाँ पर जरूर आएगा, मुझे अपनी किस्मत पर पूरा यकीन है। और उसके बाद गयोज वहाँ पर आता है और क्रिस्टियाना गयोज से कहती है कि तुम मुझे मार दो, तुम्हारा टॉय बनने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगी। और गयोज उसकी बात सुनने के बाद उससे कहता है कि मेरा गोल तुम्हें मारना होता तो मैं तुम्हें कब का मार चुका होता, और मैं तुम्हें और बाकी सभी को इसलिए जिंदा रखूंगा क्योंकि मैं तुम सभी को अपने पर्सनल कलेक्शन में ऐड करना चाहता हूँ। उसके बाद गयोज एक लड़की को सिलेक्ट करता है और क्रिस्टियाना को लगता है कि शायद से वो उसको छोड़ देगा, लेकिन उसके साथ और भी बुरा होता है। ब्रीडर उसके साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए जा रहा होता है, जो देखकर क्रिस्टियाना गयोज को ऐसा करने से मना कर रही होती है। गयोज उससे कहता है कि अगर ये एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं हुआ तो उसकी मौत हो जाएगी, जिसके बाद उस लड़की को मोस्टर में बदल दिया जाता है। ये देखकर क्रिस्टियाना बहुत ही ज्यादा डर जाती है और गयोज से पूछती है कि तुम्हें ये सब करके भला क्या फायदा होता है, जिस पर गयोज बताता है कि मुझे गॉड ने बहुत ही बुरा बनाया है, इसलिए मैं सुंदर लड़कियों को मोस्टर में बदलना चाहता हूँ, ऐसा करने से मुझे बहुत ही अच्छा फील होगा। और क्रिस्टियाना से कहता है कि मैं तुम्हें सबसे अच्छे मोस्टर में ट्रांसफॉर्म करूंगा। फिर वो क्रिस्टियाना पर एक्सपेरिमेंट करने लगता है और क्रिस्टियाना उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसको जाने दे, लेकिन गयोज उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि मैं तुम्हारी आंखों को कुछ भी नहीं करूंगा, जिससे कि तुम देख सकोगे कि तुम भला किस तरह के मोस्टर में बदल चुकी हो। उसके बाद गयोज वहां से चला जाता है और इधर क्रिस्टियाना एक मोस्टर में बदल चुकी होती है, और उसके बाद एक एक करके सभी गर्ल्स को मोस्टर में बदल दिया जाता है। इधर निया लियम के पास अपने और न्यू प्रोडक्ट्स की डील करने
करने के लिए आई होती है, पर लियम उसको साफ मना कर देता है। निया उसको वापस से सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार लियम उसके जाल में नहीं फंस रहा होता है। जो देखकर निया लियम से कहती कि मैंने वार्प गेट को क्रॉस करने में तुम्हारी मदद की थी। ये सुनने के बाद लियम अमागी से पूछता है कि हमारे पास कितना फंड बचा है। अमागी चेक करने के बाद लियम को बताती कि सारे कॉस्ट हटाने के बाद हम 50,000 शिप्स और खरीद सकते हैं। ये सुनने के बाद लियम बहुत ही हैरान हो जाता है और इधर निया इस बात से बहुत ही खुश हो जाती है और जल्दी से 5,000 शिप्स का ऑर्डर देने लगती है। लियम निया को रोकने के लिए उसके पीछे जाता है। इधर निया अपने वर्कर से कहती है कि मैं अपने प्राइड को भूलकर ये बड़ा सा ऑर्डर लिया है। तभी यह सोसी भी ये बात सुन लेता है और उन्हें ये बात सुनने के बाद और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लियम ने निया के साथ वापस से कुछ गलत किया है, मैं उसको इस बार नहीं छोड़ूंगा। और ये सब देखकर गाइड वापस से खुश हो जाता है। यसोसी लियम के पास आता है और उसको अपने साथ ट्रेनिंग पर ले जाता है, जहाँ वापस से यसोसी उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है और ड्रोन से उस पर अटैक करता है। लियम उन सभी अटैक्स को रोक नहीं पा रहा होता है और ये देखकर यसोसी बहुत ही खुश हो रहा होता है। फिर वो लियम से कहता है कि तुम्हें इसको डिफेंड करने का कोई तरीका सोचना होगा और लियम सोचता है कि मुझे अब अपनी मैजिक का यूज करना होगा। लियम अपनी बैरियर मैजिक का यूज करता है, जो देखकर यसोसी बहुत ही हैरान होने लगता है। लियम सभी ड्रोन्स को खत्म कर देता है और यसोसी को यकीन नहीं हो रहा होता है कि लियम सच में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, जबकि उसने शुरू से ही लियम को बहुत ही बेकार ट्रेनिंग दी थी। और अब यसोसी को इस बात का डर था कि अगर मैं यहाँ पर ज्यादा देर तक रहा तो सभी को मेरी सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा। इसलिए यसोसी लियम से कहता है कि आज तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, अब मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है और मुझे जाना होगा। जो सुनकर लियम मास्टर को रुकने के लिए कहता है। वो मास्टर से कहता है कि अभी मुझे आपसे बहुत ही कुछ सीखना है, जिस पर यसोसी उससे कहता है कि तुमने फ्लैश टेक्निक को मास्टर कर लिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम आगे भी इस टेक्निक को बाकी लोगों को सिखाओ। इतना कहने के बाद यसोसी वहाँ से चला जाता है और लियम खुश हो जाता है। उसकी ट्रेनिंग अब जाकर पूरी हो गई। उसने सारा डिबेट भी पूरा कर दिया था और पायरेट से बैटल भी जीत गया। यहाँ तक कि उसके मास्टर ने भी उसको एक्नॉलेज कर लिया और वो इन सब के लिए गाइड को थैंक्स कह रहा होता है, जो देखकर गाइड को वापस से बहुत ही बुरा लगता है और लियम के पॉजिटिव एनर्जी को देखकर उसको बहुत ही दर्द होने लगता है। कुछ दिनों के बाद लियम को ईवी लोड जैसे कोई फीलिंग नहीं आ रही होती है। उसके बाद लियम बटलर और अमागी को अपने पास्ट लाइफ के बारे में बताता है कि उसने पास्ट में बहुत ही सफर किया, इसलिए वो इस दुनिया में अपनी लाइफ में वो सब करेगा जो वो चाहता है। और अमागी लियम से कहते हैं कि हमें कुछ डिबेट पे करने हैं, जिस पर लियम अमागी से कहता है कि मैं बाद में उन सभी को पे कर दूंगा, लेकिन अभी मुझे अपने ईवी लोड वाले काम करने हैं। लियम को पता होता है कि उसको लाइफ अच्छे से एंजॉय करने के लिए 3 चीजों की जरूरत है। वो 3 चीज पावर, मनी और हैरम है। लियम के पास स्वॉर्डमैन की स्किल है, पर उसके पास मनी नहीं है। तभी वहाँ पर एक मर्चेंट थॉमस आता है और लियम की पायरेट्स के साथ हुई बैटल की जीत से बहुत ही खुश था। वो लियम को बहुत ही सारे गोल्ड्स गिफ्ट देता है और उन सभी गोल्ड को देख कर लियम बहुत ही खुश हो जाता है। वो थॉमस से पूछते है कि मैं आपके लिए क्या मदद कर सकता हूँ और थॉमस बताता है कि मुझे आपके 100 शिप्स और क्रू चाहिए ताकि वो हमारी सेफ्टी कर सके। और लियम थॉमस की मदद करने के लिए मान जाता है और उससे कहता है कि तुम अगली बार मेरे लिए ज्यादा गोल्ड लेकर आना। उसके बाद थॉमस और उसका असिस्टेंट वहाँ से जाने लगते हैं। बैनफील्ड को इतना डेवलप देखने के बाद थॉमस अपने असिस्टेंट से कहता है कि लियम ने टैक्स का यूज करके शहर को डेवलप करने के लिए वो सच में बहुत ही स्मार्ट है, लेकिन वो गोल्ड से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है और इस बात का फायदा हम उठा सकते हैं। हम लियम के साथ अपने रिलेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इधर लियम गोल्ड बार अमागी को देता है और उससे कहता है कि तुम इसको कोइन में बदल दो। लियम इस बात से बहुत ही खुश होता है कि उसने कुछ बुरा किया है, वो एक ईवी लोड की तरह बन रहा है। उसके बाद लियम हॉल को डेकोरेट करने लगता है और उन्हें बताता है कि यहाँ पर एक बड़ा सा पूल बनवाना चाहता है, जिसके अंदर सिर्फ अल्कोहल होगा और बहुत ही सारे खाने बड़े बड़े हैंगर पर रखा जाएगा। अमागी लियम को बताती है कि पूल को अल्कोहल से भरना सच में बहुत ही रिस्की प्लान है। अल्कोहल से आग लगने का खतरा भी होता है और ये सुनने के बाद लियम अमागी से कहता है कि शायद से मुझे अपने प्लान को चेंज कर देना चाहिए। इधर बटलर लियम से कहता है कि आप खाने की चीजों को हैंगर पर नहीं रख सकते हो, ये बहुत ही बेकार आइडिया है। ये सुनकर लियम को बहुत ही बुरा लगता है। फिर लियम उन दोनों से कहता है कि मैं अपने हैरम वाले प्लान को नहीं चेंज करने वाला हूँ। मुझे पूल के अंदर बहुत ही सारे गोल्ड कॉइंस और वुमेन्स चाहिए, जिससे कि मेरा हैरम प्लान पूरा हो सके। बटलर लियम से कहता है कि आप तो रोबोट डॉल्स में ज्यादा ही इंटरेस्टेड हो, तो भला आप अब हैरम को क्यों प्लान कर रहे हो? वैसे भी आपको इस समय पायरेट्स के बारे में सोचना चाहिए, वो हम पर अटैक करने के लिए कभी भी आ सकते हैं। जो सुनकर लियम बटलर से कहता है कि मैं भी सिर्फ अपने हैरम को पूरा करना चाहता हूँ और इसके लिए मैं 100 वुमेन्स को खुद सिलेक्ट करूंगा। जिस पर अमागी लियम को बताती है कि 100 वुमेन सोसाइटी के लिए एक मॉडेस्ट नंबर नहीं है, इसलिए शायद से आपको 1000 वुमेन के बारे में सोचना चाहिए। ये सुनकर लियम परेशान हो जाता है और उसके बाद लियम टाउन में जाता है, जहाँ वो एक लड़की को देखता है और उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। वो लड़की भी लियम के लुक से इम्प्रेस हो जाती है और उसके बाद लियम वहाँ पर बहुत ही सारी गर्ल्स को देखता है, जो कि एक अलग ही ट्रेंड को फॉलो कर रही होती है। और वो देखने के बाद लियम अमागी के पास आता है। वो बताता है कि यहाँ पर बहुत ही अजीब ट्रेंड चल रहा है और फैशन सेंस भी समझ में नहीं आ रहा है। वो अमागी से कहता है कि तुम कुछ डिजाइनर को बुलाओ और अमागी बताती है कि इससे हमारा सारा बजट खराब हो जाएगा। वैसे भी हमारे पास ज्यादा फंड्स नहीं
बचे। और लियम ये बात सुनने के बाद सोचता है कि से अब मुझे दूसरी जगह से गर्ल्स लाना होगा। फिर अमागी इसको मना कर देती है और कहती है कि हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी हमारे यहाँ सभी एम्प्लॉइज बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं, इसलिए हमें बाहर से इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। और अमागी को लग रहा होता है कि से लियम मैन में इंटरेस्टेड है, पर लियम इस बात से ऑफेंड हो जाता है और अमागी को बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ प्रिंसेस क्रिस्टियाना वापस से ठीक हो चुकी होती है और डॉक्टर उसको बताती है कि लियम ने आप सभी के लिए लेजेंडरी मेडिसिन बनाने के लिए फंड दिया था, जिस वजह से आप और बाकी सभी वापस से ठीक हो गए। और ये सुनने के बाद क्रिस्टियाना को बहुत ही खुशी होती है। उसको याद आता है कि लियम ने उससे कहा था कि इसके बदले में उसको लियम को रीपे करना होगा। क्रिस्टियाना लियम को उसकी काइंडनेस के लिए जल्दी से रीपे करना और उससे मिलना चाहती थी। दूसरी तरफ टाउन में सभी लोग लियम की तारीफ कर रहे होते हैं कि उसने एम्पायर को सच में बहुत ही डेवलप कर दिया। उसकी वजह से यहाँ पर अब लोगों को काम मिलने लगा है और लोग लग्जरी लाइफ को एंजॉय करना शुरू कर चुके हैं। वो आपस में इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि लियम ने पायरेट्स को भी बैटल में हरा दिया। गाइड वहाँ पर बैठा ये सब सुनता है और उसको अच्छा नहीं लग रहा होता है क्योंकि लियम का डाउनफॉल चल रहा था और उसको अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो लियम का डाउनफॉल चाहता था। बट यहाँ पर सभी लोग लियम के काम से बहुत ही ज्यादा खुश हैं। उसको यकीन नहीं हो रहा होता है कि जिस लड़की के पास कुछ भी नहीं था उसके ऊपर इतना सारा डिबेट होने के बाद भी वो इतना ग्रो कैसे कर सकता है। फिर गाइड सीधा लियम के आर्मी के कमांडर के पास जाता है जो कि पहले इंपीरियल आर्मी का कमांडर था। कमांडर अपने लोगों से कहता है कि हमें इंपीरियल आर्मी से ज्यादा लियम की आर्मी के लिए काम करने में अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर सभी को इंडिपेंडेंट होकर काम करने दिया जाता है और लियम सच में बहुत ही अच्छा रूलर है। वो इतनी कम एज में बहुत ही वाइस और वैसे भी ये सब बातें सुनने के बाद गाइड को और ज्यादा नाराज हो जाता है क्योंकि उसको लग रहा था कि ये सभी लियम के खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन ये सभी तो लियम के लिए अपने काम को और ज्यादा खुश हो रहे हैं। दूसरी तरफ मास्टर यसोसी लियम से बहुत ही दूर जा चुके होते हैं। उन्हें इस बात का डर होता है कि अगर लियम को उनकी सच्चाई के बारे में पता चल गया तो लियम उन्हें ढूंढकर उनसे जरूर बदला लेगा। तभी यसोसी टीवी पर लियम को देखते हैं और लियम इंटरव्यू में बताता है कि इतना स्ट्रॉन्ग वो बस अपने मास्टर यसोसी की वजह से हुआ है, उन्होंने उसको ट्रेनिंग दी है। और ये सब सुनने के बाद यसोसी और ज्यादा डरने लगता है। अब शायद से लियम मुझे ढूंढ लेगा। इधर गाइड को लगता है कि यसोसी की इम्पोस्टर होने के बारे में लियम को जल्दी से पता चल जाएगा और उसके बाद असली मजा आने वाला है। दूसरी तरफ हम गेयोज को देखते हैं जिसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि हम आखिर इंपीरियल आर्मी के पास कैसे पहुंच गए। डोमास गेट में आखिर क्या हुआ था। वो इस बात से बहुत ही खुश था कि उस वॉर के बाद भी उसकी कुछ शिप्स बच गए। वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि हम तो बैनफील्ड की तरफ जा रहे थे तो वाला हम इंपीरियल आर्मी के पास कैसे पहुंच गए, जिस पर असिस्टेंट बताता है कि डोमास गेट के साथ किसी ने कुछ किया होगा और गेयोज को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि इन सब के पीछे कौन है। तभी वहाँ पर गाइड आ जाता है और वो गेयोज को मैनिपुलेट करके उसको सारी सच्चाई बताता है कि इन सब के पीछे असल में लियम है। उसने तुम्हारे हाइडआउट पर अटैक करके उसको भी खत्म कर दिया। और ये सुनने के बाद गेयोज को बहुत ही गुस्सा आता है। वो सीधा लियम के प्लेनेट पर अटैक करने का ऑर्डर देता है और दूसरी तरफ लियम आराम से लंच कर रहा होता है जहाँ पर सभी मेड उसका अच्छे से ध्यान रख रही होती है, लेकिन लियम इन सब से खुश नहीं होता। अमागी लियम से उसकी डिजायर के बारे में बात करती है और कहती कि आपको अपने लिए एक वाइफ ढूंढ लेना चाहिए वरना बटलर ब्रेन वापस से आपसे नाराज हो जाएंगे। और लियम अमागी को कहता है कि ऐसे किसी भी लड़की को अपने लिए सिलेक्ट नहीं कर सकता है, वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। और अमागी उसको बताती है कि मैं एक रोबोट हूँ, मेरे अंदर कोई भी इमोशंस नहीं है। और उसकी बातें सुनने के बाद लियम वहाँ से चला जाता है। फिर अमागी लियम को बताती है कि हमें बहुत ही सारा डिबेट क्लियर कर दिया है और अभी भी कुछ डिबेट बचा हुआ है, लेकिन हमारी इकोनॉमी बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है और आने वाले टाइम में हम बाकी डिबेट को भी पूरा कर देंगे। लियम अमागी से कहता है मैं तो टैक्स बढ़ाना चाहता था और यहाँ के लोगों को परेशान देखना चाहता था, बिल्कुल एक इविल लॉर्ड की तरह। जो सुनकर अमागी लियम से कहती कि अगर आपने ऐसा करने की कोशिश भी की तो आपको कुछ दिनों तक सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन बाद में नेशन की हालत वापस से खराब हो जाएंगे। लियम कहता है कि मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। लियम बताता है कि मैं अपनी लाइफ को इविल लॉर्ड की तरह जीना चाहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर सभी डिबेट्स को क्लियर करने में लगा हूँ। पर मुझे इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि तुम मेरे साथ हो और आगे चलकर मैं अपना ये सपना जरूर पूरा करूंगा। इधर बाकी के रोबोट्स पूल को साफ कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि हमें भले रोज यही काम क्यों करना पड़ता है, जिस पर दूसरी रोबोट बताती है कि हमें इस काम के लिए डिजाइन किया गया है। और बाद में वो सभी लियम के बारे में बात करने लगते हैं। वो बताते हैं कि मास्टर ने भले ही हम सभी को सेम डिजाइन में बनाया है, लेकिन उन्होंने हम सभी को अलग अलग नाम दिए। सेम डिजाइन होने के बाद भी उन्हें हमारी आइडेंटिटी पता चल जाती है, जो कि किसी भी ह्यूमन के लिए पता करना इम्पॉसिबल है। उनमें से एक बताती कि उसने जब अपना हेयर स्टाइल थोड़ा सा चेंज किया था तब भी मास्टर ने उसको पहचान लिया। उन्होंने मेरी तारीफ करी। और ये सुनने के बाद बाकी दोनों कहते हैं कि अब वो भी मास्टर के क्लोज आने की कोशिश करेंगे। उनकी ये सारी बातें आगामी सुन लेती है और वो तीनों से कहती है कि तुम बस अपने काम पर फोकस करना चाहिए। तुम मास्टर से जितना दूर रहोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना इससे मास्टर का रिपुटेशन और ज्यादा खराब हो जाएगी। अमागी बताती है कि इस नेशन में रोबोट्स को ज्यादा पसंद
नहीं किया जाता। और ये सुनने के बाद उनमें से एक अगामी से पूछती कि आप तो हमेशा मास्टर के साथ रहते हो, जिस पर अमागी बताती कि मैं मास्टर के ऑर्डर को फॉलो करती हूँ और तुम सभी को भी बस यही करना है। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद बटलर लियम के पास आता है और बताता है कि पायरेट्स हम सब पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। जो सुनकर लियम जल्दी से सभी एडवाइजर को बुलाता है और उनसे पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, जिस पर एडवाइजर लियम को गेयोस की कंडीशन के बारे में बताते हैं कि वो हमारे नेशन का सारा पैसा और यहाँ की वुमेन चाहिए उसको, तभी वो इस प्लेनेट को छोड़ेगा। और ये सुनने के बाद लियम को बहुत ही गुस्सा आता है, जो देखकर बटलर को लग रहा होता है कि लियम सच में यहाँ के लोगों की केयर करता है। लेकिन असल में लियम इस बात से परेशान था कि गेयोज उससे अच्छा ईवी लॉर्ड है। वो बिल्कुल एक ईवी लॉर्ड की तरह डिमांड कर रहा है, मुझे भी उसकी तरह बनना होगा। और बटलर लियम से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तभी वहाँ पर गाइड आ जाता है और वो लियम से कहता है कि गेयोज के पास बहुत ही सारे ट्रेजर हैं, तुम उसको हरा कर उससे वो ट्रेजर ले सकते हो। और ये सुनने के बाद लियम गाइड को थैंक्स कहता है। गाइड वहाँ से चला जाता है और लियम बटलर और बाकी सभी से कहता है कि हम गेयोज के साथ वॉर करेंगे। ये सुनने के बाद बाकी सभी और ज्यादा परेशान और हैरान हो जाते हैं। उसके बाद लियम और अमागी अपने शिप के साथ वॉर के लिए जाने लगते हैं और बटलर इस बात से बहुत ही परेशान होता है। वो अमागी से कहता है कि ये डिसीजन बहुत ही ज्यादा गलत है, गेयोज के सामने हमारे जीतने के चांस सिर्फ 4% है, तो भला इतने में हम उसको कैसे हरा सकते हैं। और अगामी बताती है कि गेयोज पूरे प्लेनेट के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है, इसलिए हार मानने से अच्छा तो हम उससे फाइट करेंगे और वैसे भी हमारे चांस 4% है। मुझे लगता है कि लियम ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। और बटलर कहता है कि अगर लियम 100 साल पहले पैदा हुआ होता तो वो गेयोज को हरा सकता था, लेकिन लियम के पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। और इधर लियम सोचता है कि अब ये सबसे परफेक्ट टाइम है, अगर मैंने गेयोज को हरा दिया तो मुझे ग्लोरी के साथ साथ बहुत ही सारे ट्रेजर भी मिल सकते हैं। दूसरी तरफ गाइड सोच रहा होता है कि अब लियम गेयोज से हारने के बाद सब कुछ खो देगा और उसकी लाइफ में वापस से सैडनेस आ जाएगी। इधर गेयोज को पता चलता है कि लियम अपनी आर्मी के साथ उनसे लड़ने के लिए आ रहा है, तो ये सुनकर वो और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो अपनी आर्मी से कहता है कि मुझे लियम जिंदा चाहिए, क्योंकि मैं उसको अपना पर्सनल पेट बनाने वाला हूँ। इधर लियम के सोल्जर्स बहुत ही कॉन्फिडेंट थे कि ये वॉर जीतने वाले वो, लेकिन लियम बोर हो रहा था। वो अपने सोल्जर से पूछता है कि हम यहाँ पर 3 दिनों से वेट कर रहे हैं, भला बैटल कब शुरू होगी। और कैप्टन लियम को बताता है कि अभी हम पायरेट की स्ट्रेटजी का पता लगाएंगे, अभी तक हमें एनिमी की लोकेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं है और वो सभी हमसे बहुत ही नंबर्स में है, इसलिए अगर हमने अटैक किया तो हम खतरे में पड़ सकते हैं। और लियम कहता है कि मुझे कुछ एक्सप्लोजन देखना है। तभी कैप्टन लियम को बताता है कि 500 शिप्स हम पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। और लियम सोचता है कि भला उन्होंने 500 शिप्स को क्यों भेजे हैं। फिर उसके सामने सभी शिप्स आ जाते हैं और उसको देखने के बाद कैप्टन कहता है कि ये सभी असल में इंपीरियल सोल्जर्स हैं, जिन्हें गेयोज ने पकड़ कर रखा है और वो सभी गेयोज के डर से उसके लिए काम कर रहे हैं। लियम को सोचे बिना उन सभी सोल्जर्स पर अटैक करके उन्हें खत्म कर देता है। ये देखकर गेयोज सीधा लियम की तरफ बढ़ने लगता है और लियम और उसकी शिप्स सब पीछे जाने लगते हैं, जो देखकर गेयोज को लगता है कि शायद से भागने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो उसके पीछे जाने लगता है। लेकिन उसके फ्रंट लाइन शिप की वजह से बॉम्ब ब्लास्ट होने लग गए और ये देखने के बाद गेयोज अपने लोगों से सारे बॉम्ब्स को खत्म करने के लिए कहता है। फिर अपने शील्ड को ऑन करके आगे बढ़ने लगता है और इधर ऑफिसर ये देखने के बाद वो भी अपना बैरियर ऑन करने लगता है, जो देखकर लियम उससे पूछता है कि तुम आखिर ये क्या कर रहे हो। वो लियम से कहता है कि हम दुश्मन की स्ट्रेटजी का यूज कर रहे हैं। लियम ये सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इससे हमारा वैनगार्ड खतरे में पड़ सकता है। ऑफिसर लियम से कहता है कि अभी हमारी मेन फोकस आपको प्रोटेक्ट करना है और तब तक इंपीरियल आर्मी भी आ जाएगी। पर लियम मना कर देता है और कहता है कि मैं अपने लोगों को सेक्रीफाइस नहीं करने वाला हूँ, ये सभी शिप्स और क्रू मेंबर्स सभी मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा है और मैं उनसे किसी को भी सेक्रीफाइस नहीं करूंगा, इसलिए मैं सीधा अब गेयोज पर अटैक करने के लिए जा रहा हूँ। और वो आगामी को सब कुछ हैंडल करने के लिए कहता है, जो सुनकर कमांडर लियम को मना कर रहा होता है और लियम आगामी को कमांडर बना देता है। अमागी सब कुछ कंट्रोल करने लगती है और सभी शिप्स को आगे बढ़ने के लिए कहती है। बाकी सभी ऑफिसर्स भी उसकी ऑर्डर को फॉलो कर रहे होते हैं। लियम अपने मेचा में बैठकर सीधा गेयोज से लड़ने के लिए निकल जाता है। एक ऑफिसर कहता है कि हम भले एक रोबोट की ऑर्डर को फॉलो क्यों कर रहे हैं। और अमागी बताती है कि एक बार अगर लियम फाइट के लिए निकल गया तो हमें उसको शील्ड करने के लिए पीछे से अटैक करना होगा, वैसे भी हमारे पास बहुत ही सारे स्ट्रॉन्ग शिप है। ऑफिसर को अमागी का आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है और इधर लियम टेलीपोर्ट होकर सीधा गेयोज के शिप के पास आ जाता है। गेयोज उस पर अटैक करता है, लेकिन लियम उसकी अटैक से बचते हुए सभी शिप्स को खत्म कर रहा होता है। दोनों आर्मी के बीच में वॉर शुरू हो जाती है और लियम पायरेट पर भारी पड़ रहा होता है। इधर अमागी लियम को सेंटर में जाने के लिए कहती है और लियम के पास एक स्ट्रॉन्ग मेचा उससे फाइट करने के लिए आ जाता है। लियम उसकी पावर्स को देखकर इंप्रेस हो जाता है और वो अपनी फ्लैश टेक्निक का यूज करके उसको खत्म कर देता है। उसके बाद लियम दोबारा से अपनी फ्लैश टेक्निक का यूज करके सभी मेचा को खत्म करने लगता है, लेकिन ज्यादा बार उस टेक्निक का यूज करके उसकी मेचा पर लोड पड़ रहा होता है, जो देखकर लियम सोचता है कि मैं ज्यादा देर तक उस टेक्निक को यूज नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद लियम को सभी एनिमीज घेर लेते हैं और उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इधर अमागी भी सब कुछ कैलकुलेट करके बताती है कि हमारे पास सिर्फ 1% चांस है, पर लियम फिर भी सबसे लड़ रहा होता है। तभी उसके पीछे कुछ और मेचा आ जाते हैं और लियम पर अटैक करने वाले होते हैं,
हैं, लेकिन उन सभी पर कुछ नाइट्स अटैक कर देते हैं। लियम सोच रहा होता है कि अब भला फाइट में कौन आ चुका है, और इधर प्रिंसेस क्रिस्टियाना अपने इलाइट फोर्स के साथ लियम की मदद करने के लिए आ गई होती है। क्रिस्टियाना और बाकी सभी पायरेट शिप्स पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, और उसकी स्किल को देखकर लियम सोचता है कि ये सच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। लियम अपने रॉकेट पंच का यूज करने के लिए जा रहा होता है, और उसके बाद वो लेजर का यूज करके एक स्वॉर्ड बनाता है। वो फिर से फ्लैश टेक्निक का यूज करता है, और वो अटैक में ही बहुत ही सारे पायरेट शिप्स को खत्म कर देता है। ये देखकर गियोज भी बहुत ही हैरान हो जाता है, और उसके बाद लियम दूसरे स्वॉर्ड लेकर गियोज की तरफ बढ़ने लगता है। इधर अमागी बताती कि हमारे जीतने के चांस अब 83% हो चुके हैं, हमें पायरेट्स को हराने के लिए बस अटैक करते रहना है। लियम सोचता है कि मैंने गियोज को जिंदा पकड़ लिया तो मुझे और ज्यादा फेम मिलेगा। लियम और उसकी आर्मी गियोज पर भारी पड़ रही होती है, लेकिन लियम सभी को मारे जा रहा होता है। क्रिस्टियाना लियम को फाइट करता देख बहुत ही खुश हो रही होती है, और तभी एक नाइट उसके पीछे अटैक करने के लिए आता है, पर क्रिस्टियाना उसको खत्म कर देती है, और वो पागलों की तरह सभी से लड़े जा रही होती है। लियम अपने पास्ट को याद करते हैं कि किस तरह से डेबिट कलेक्टर्स उसके घर पर आते थे और उसको पैसों के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान करते थे, लेकिन अब मैं किसी को भी ऐसा करने नहीं देने वाला हूँ, और जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसको खत्म कर दूंगा। उसके बाद लियम सीधा नाइट्स पर अटैक करना शुरू कर देता है, और उसको फाइट करता देख लियम के क्रू मेंबर्स कहते हैं कि लियम सच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, उसने अपनी लाइफ में बहुत ही कुछ फेस किया है। उसके पेरेंट्स उसको छोड़कर चले गए, और लियम के ऊपर इतना ज्यादा डिबेट भी आ गया, लेकिन लियम ने उस बेकार से एम्पायर को इतना डेवलप कर दिया कि यहाँ तक कि अपने लोगों को भी प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट कर रहा है। मैंने किसी भी नोबल को अपनी लाइफ खतरे में डालते हुए नहीं देखा, लेकिन लियम उन सभी से बहुत ही अलग है। वो अपने प्लेनेट और अपने लोगों की केयर करता है। लियम सीधा गियोज के शिप पर अटैक करता है, लेकिन सामने एक बैरियर आ जाता है जिस पर लियम का अटैक काम नहीं करता, जो देखकर अमागी सभी शिप्स को लेकर एक साथ बैरियर पर अटैक करने के लिए कहती है। वो सभी एक साथ अटैक करते हैं, जिससे कि बैरियर में होल हो जाता है, और लियम उस बैरियर को क्रॉस कर लेता है। गियोज अपने लोगों से जल्दी बैरियर को सील करने के लिए कहता है, और उन्हें ऑर्डर देता है कि कोई भी मेचा शिप के पास नहीं आना चाहिए, जिस पर उसका असिस्टेंट बताता है कि एक मेचा हमारे शिप के पास आ चुका है, और से अब हमें यहाँ से भागना चाहिए। गियोज असिस्टेंट से कहता है कि तुम और बाकी सभी सोल्जर्स दुश्मनों को बीजे करो ताकि मैं यहाँ से एस्केप कर सकूं, लेकिन लियम उसके शिप पर आकर उसके एस्केप शिप को ही तबाह कर देता है, और अपने सभी नाइट्स को गियोज को ढूंढने के लिए ऑर्डर देता है। कैप्टन लियम से कहता है कि हमारे इस शिप पर रहना ठीक नहीं है, क्या पता गियोज इस शिप को खुद ही डिस्ट्रॉय कर दे। जो सुनकर लियम बताता है कि गियोज ऐसा नहीं करने वाला है, क्योंकि अगर उसको इस शिप को खत्म करना होता तो यहाँ से भागने की कोशिश करता। उसके बाद वो सभी आगे जाने लगते हैं, और उन्हें कुछ हिडन नाइट्स भी दिखाई देते हैं। वो सभी नाइट्स लियम और उसके सोल्जर्स को देखने के बाद उससे कहते हैं कि हम भी पहले नोबल फैमिलीज के लिए काम करते थे, नोबल फैमिलीज और पायरेट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो सभी लियम से फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, और लियम उनके पास आता है, और वो अपने सोल्जर्स को आगे चलने के लिए कहते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, और लियम सभी को बताता है कि मैंने सबको मार दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी सोल्जर्स लियम के फ्लैश टेक्निक की वजह से मारे जा चुके हैं। जब गियोज को लियम की पावर्स के बारे में पता चलता है तो वो अपने क्रू मेंबर्स को वहां से छोड़कर भाग जाता है। लियम और उसके सोल्जर्स इंजन रूम में आकर सभी क्रू मेंबर को खत्म कर देते हैं, और जैसे ही वो गियोज के असिस्टेंट को मारने के लिए जा रहे होते हैं तो असिस्टेंट लियम के आगे सरेंडर कर देता है, और वो लियम से कहता है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें गियोज के सभी ट्रेजर के पास ले जाऊंगा। वो लियम को बताता है कि गियोज ने मुझे धोखा दिया है, और मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ ताकि मैं गियोज से बदला ले सकूं। कैप्टन लियम को बताता है कि ये गियोज का असिस्टेंट है, इसलिए हमें इस पर भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है। लियम असिस्टेंट का सर काट देता है, और अपने सभी लोगों से ट्रेजर ढूंढने के लिए कहता है, और वो खुद गियोज को ढूंढने के लिए जाने लगता है। और इधर गाइड जब वहाँ पर आकर ये सब देखता है तो और ज्यादा हैरान हो जाता है। उसको यकीन नहीं हो रहा होता है कि लियम सच में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है कि आखिर यासूसी ने उसको भला किस तरह की ट्रेनिंग दी होगी। लियम की इस सक्सेस को देखने के बाद गाइड के दिल में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है, और वो डिसाइड करता है कि मैं लियम को खत्म करने के लिए गियोज का साथ दूंगा। मैं गियोज को अपनी पावर से स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा ताकि वो लियम को खत्म कर सके। और इधर गियोज भागते हुए सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर नहीं मर सकता हूँ। फिर वो सरेंडर करने के बारे में सोचता है, लेकिन उसको ये आइडिया अच्छा नहीं लगता, और उसको लग रहा होता है कि अगर मैंने सरेंडर कर दिया तो लियम मुझे मार देगा, और वैसे भी मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा बाउंटी लगा हुआ है। फिर वो सोचता है कि मैं लियम को अपने सारे ट्रेजर दे देता हूँ, और बदले में वो मुझे छोड़ देगा, और उसको ये आइडिया अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लियम उसको मारने के बाद भी सारे ट्रेजर ढूंढ सकता है। तभी गियोज के पास गाइड आता है, और वो गाइड से कहता है कि मैं तुम्हें अपनी पावर्स दे दूंगा, तुम्हें जाकर लियम को खत्म करना होगा। और गाइड की पावर की वजह से गियोज एक मोस्टर में बदल जाता है। फिर वो लियम को मारने के लिए जाने लगता है, और दूसरी तरफ लियम सभी नाइट्स को खत्म करते हुए ट्रेजर रूम में चला जाता है। ट्रेजर रूम में उसको बहुत ही सारे एंटी क्यू दिखाई देते हैं, और कैप्टन लियम से कहते हैं कि शायद ये सभी एंटी क्यू फेक हो सकते हैं। फिर लियम को वहाँ पर एक कटाना दिखाई देता है, और लियम को वो कटाना अच्छी लगती है, और उसको अपने पास रख लेता है। उसके बाद लियम को पता चलता है कि उसके नाइट्स एक मोस्टर से फाइट कर रहे हैं। इधर लियम और उसके सभी सोल्जर्स गियोज पर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन गियोज पर उनके अटैक का कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। गियोज उन सभी से कहता है कि मुझे तुम्हारे मास्टर से मिलना है, और फिर वहाँ पर लियम आकर गियोज पर अटैक करता है। लियम को उसकी सोड काम नहीं आती, जिसे
जिसे देखकर लियम उस दूसरी कटाना का यूज करता है जो कि उसके ट्रेजर रूम से मिली होती है। उस कटाना का यूज करके वो गयोज का हाथ काट देता है और उसके बाद लियम उसके पैरों को भी काट देता है। गयोज को पता चलता है कि वो लियम को नहीं हरा सकता, इसलिए वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें इसके बदले में बहुत ही सारा रिवॉर्ड दूंगा और ट्रेजर दूंगा जो कि बाउंटी से भी ज्यादा रेयर है। और लियम को उसका आइडिया अच्छा नहीं लगता और वो गयोज से कहता है कि मैं उन सभी ट्रेजर को ढूंढ लूंगा, यहाँ तक कि मैं तुम्हें अपनी बाउंटी के लिए भी जिंदा रखूंगा। और उसके बाद वहाँ पर कैप्टन आ जाता है। वो लियम से पूछते हैं कि क्या आप सच में गयोज को जिंदा छोड़ रहे हो, जिस पर लियम बताता है कि मुझे इसके ऊपर लगा बाउंटी चाहिए। फिर कैप्टन लियम से कहते हैं कि गयोज ने हमारे बहुत ही सारे लोगों को मारा है, इसका जिंदा रहना ठीक नहीं है। ये सब सुनने के बाद लियम गयोज को मार देता है और फिर वो सभी वापस से अपने स्पेसशिप में आ जाते हैं। उसके बाद लियम का प्लेनेट और ज्यादा डेवलप हो जाता है और सभी लोग लियम की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। वो बताते हैं कि लियम ने कुछ ही टाइम में हमारे प्लेनेट को बहुत ही अच्छा बना दिया। इधर लियम अपने पैलेस में मर्चेंट से बात कर रहा होता है और मर्चेंट लियम से कहता है कि मुझे आपके पास से वो सभी ट्रेजर्स चाहिए जो आपने पायरेट को हरा कर ढूंढा है और मैं उसके बदले में आपको बहुत ही सारे पैसे दूंगा। लियम इतने सारे पैसों के बारे में सुनकर बहुत ही हैरान हो जाता है और अमागी से पूछते क्या हमें इसके साथ डील करनी चाहिए। अमागी लियम से कहती कि अभी हमें पैसों की बहुत ही जरूरत है और वैसे भी हमारा थोड़ा सा डेबिट ही बचा हुआ है, लेकिन लियम को यकीन नहीं हो रहा होता है कि अभी उसके ऊपर कर्जा बचा हुआ है। मर्चेंट लियम से कहता है कि मुझे आपकी उस मेडिसिन रिसर्च के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए जिससे कि आपने गयोज के बनाए गए मोस्टर को वापस से ठीक किया। लियम मर्चेंट की बात मान लेता है और उसके बाद क्रिस्टियाना को वहाँ पर बुलाया जाता है। क्रिस्टियाना लियम को थैंक्स कहती है कि आपकी वजह से मैं और मेरे सभी साथी वापस आकर ठीक हो गए, लेकिन लियम को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्रिस्टियाना से कहता है कि ये मर्चेंट उन्हें अच्छे से देखना चाहते हैं कि रिसर्च के बाद तुम्हारी बॉडी वापस से नॉर्मल हो गई। ये सुनने के बाद क्रिस्टियाना अपने कपड़े उतार देती है और मर्चेंट देखता है कि क्रिस्टियाना की बॉडी सच में बहुत ही ठीक हो चुकी है। तभी वहाँ पर निया आ जाती है और उसको पता चलता है कि लियम के पास बहुत ही सारा ट्रेजर आ चुका है, इसलिए वो लियम को वापस से अपने कुछ स्पेसशिप बेचने के लिए आई होती है। लेकिन वहाँ पर क्रिस्टियाना को देखने के बाद निया को लगता है कि ये भी लियम को डील के लिए सेड्यूस करने के लिए आई है, इसलिए निया अपने कपड़े उतारने के बाद लियम को सेड्यूस करना शुरू कर देती है। और ये देखकर क्रिस्टियाना को बहुत ही गुस्सा आता है और निया को लियम से दूर रहने के लिए कहती है और वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। जिसके बाद वहाँ पर मोसिल आती है और वो भी यहाँ पर लियम के साथ डील करने के लिए आई होती है। मोसिल लियम को अपने बारे में बताती है कि मैं यहाँ पर थर्ड वेपन फैक्ट्री से यहाँ पर आई हूँ। और लियम को अपने स्पेसशिप के बारे में बताती है और लियम उसकी स्पेसशिप को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि वो स्पेसशिप दिखने में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और बड़ा था, इसलिए वो जल्दी से अमागी से कहता है कि इसको खरीदने के लिए हमारे पास कितना फंड है। फिर अमागी लियम को बताते कि इस शिप को खरीदने के लिए हमें फंड्स के साथ साथ एक एम्पायर का परमिट भी चाहिए, तभी हम 3000 मीटर बड़े स्पेसशिप को खरीद सकते हैं। और ये सुनने के बाद लियम उससे कहता है कि मुझे ये शिप चाहिए। फिर बटलर वहाँ पर आता है और वो लियम को कहता है कि आपको इंपीरियल सिटी में इनवाइट किया गया है। लियम इसका रीजन पूछता है और बटलर बताता है कि आपने सभी डेबिट को क्लियर कर दिया है और आपने गियोज की आर्मी को भी हराया है, इसलिए वो आपको सेरेमनी में एक रिवॉर्ड देना चाहते हैं। और उसके बाद लियम और अमागी दोनों इंपीरियल पैलेस में आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें कुछ लोग दिखाई देते हैं, लेकिन लियम उन्हें नहीं जानता था। और अमागी लियम को बताती कि ये आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स हैं। लियम सोचता है कि इन्होंने मुझे 5 साल की एज में बहुत ही सारे डेबिट के साथ छोड़ दिया था, भला अब इन्हें मुझसे क्या चाहिए। और लियम की मॉम लियम से कहती है कि तुम इस एआई रोबोट को बाहर भेज सकते हो क्योंकि अंपायर में इसको कोई पसंद नहीं करता। और उसके ग्रैंडपा भी अमागी को फेंकने के लिए कहते हैं। और ये सब सुनने के बाद अमागी वहाँ से जाने वाली होती है क्योंकि वो लियम की और ज्यादा इंसल्ट नहीं करवा सकती थी। और लियम उसको रोक लेता है और अपने पेरेंट्स से पूछते है कि आखिर आपको अब मुझसे क्या चाहिए, जिस पर उसकी मॉम उससे कहती है कि तुम हमें एयरलाइंस के लिए थोड़े ज्यादा पैसा भेजना शुरू कर दो। ये सुनने के बाद लियम सोचता है कि ये सब मेरे पेरेंट्स नहीं हो सकते और वो अपनी सोड निकाल कर उनसे कहता है कि आप सब मेरी फैमिली नहीं हो, मेरे पैसे और टेरिटोरी पर सिर्फ मेरा ही हक है। और ये सब सुनने के बाद उसके पेरेंट्स वहाँ से चले जाते हैं। लियम अमागी से कहता है कि तुम ही सिर्फ मेरी फैमिली हो। और उसके बाद गाइड लियम के पेरेंट्स को अपनी पावर्स से मैनिपुलेट कर लेता है। वो उन सभी से कहता है कि तुम में से कोई एक फैमिली का हेड बन जाओ और लियम से उसकी टेरिटोरी और सब कुछ ले लो, जिससे कि लियम वापस नॉर्मल बन जाएगा। और तभी वो डॉग वापस से सब कुछ देख लेता है। अमागी उस डॉग के पीछे रूम के पास आती है और उस रूम को अपनी आंखों से स्कैन करती है तो उसको पता चलता है कि अंदर लियम के पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स उसके खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं। अमागी उन सभी की बात सुन लेती है और वो सोचती है कि मुझे लियम को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ करना होगा। उसके बाद लियम के पेरेंट्स इंपीरियर के पास जाते हैं और इंपीरियर को लियम के बारे में बताते हैं, पर इंपीरियर लियम को रूलर की पोस्ट से हटाने से मना कर देता है और लियम का फादर उससे उसका रीजन पूछता है, जिस पर इंपीरियर बताता है कि लियम ने अपने प्लेनेट के सारे डेबिट बाहर कर दिए और यहाँ तक कि उस समय पर टैक्स भी देता है। उसने अपनी टेरिटोरी को डेवलप भी कर लिया है और अभी रिसेंट में हुए गियोज की आर्मी को भी खत्म कर दिया। लियम एक अच्छा रूलर है और उसको हराने का भला क्या रीजन हो सकता है, जिस पर उसके फादर बताते कि लियम अपने साथ रोबोट को रखता है, यहाँ तक कि उस रोबोट को यहाँ पर भी लेकर आया है और अंपायर में रोबोट्स की कोई जगह नहीं है। इंपीरियर उससे कहते हैं कि रोबोट को अपने
अपने साथ रखना कुछ गलत नहीं है और ये किसी लॉ में नहीं लिखा हुआ है। वैसे भी रोबोट्स को ह्यूमंस की मदद करने के लिए बनाया गया था और मैं लियम को रूलर की पोस्ट नहीं हटा सकता हूँ, क्योंकि लियम की वजह से हमें बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। फिर लियम के फादर एम्पेरियर से कहते कि आप लियम की जगह पर मुझे वापस से रूलर बना दें, मैं आपको सभी टैक्सेस टाइम पर दूंगा और अच्छे से सब कुछ मैनेज भी करूंगा। ये सब सुनने के बाद एम्पेरियर साफ मना कर देता है और वो उनसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम सब किस तरह से रूल करने वाले हो, इसलिए तुम पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। फिर लियम के पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वहाँ से चले जाते हैं और रूम में अमागी आती है। फिर हमें पता चलता है कि अमागी ने ही एम्पेरियर को लियम के फादर के प्लान के बारे में बता दिया था। अमागी एम्पेरियर को उनकी मदद के लिए थैंक्स कहती है और बताती कि अगर लियम को उसकी पोस्ट से हटा दिया जाता तो आपको टैक्स भी नहीं मिलता और एम्पेरियर को ये बात सही लगती है। फिर वो अमागी से पूछते कि इसमें भला तुम्हारा क्या फायदा हुआ, जिस पर अमागी कहती कि अगर लियम के पास रूलर की पोजीशन होगी तो हम और ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। एम्पेरियर अमागी से कहते कि रोबोट सच में बेवकूफ होते हैं। वो बताता है कि अगर तुम मुझे ये बताने के लिए नहीं आती तो भी मैं लियम को उसकी पोजीशन से हटाने वाला था और अमागी को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद अमागी वापस लियम के पास आती है, जहाँ पर लियम अमागी को अपनी पार्टीज के बारे में बता रहा होता है। उसने पार्टी में एंजॉय किया और फिर अमागी लियम से कहती है कि हमें साथ में रहते हुए बहुत ही ज्यादा टाइम हो चुका है, जो सुनकर लियम भी हाँ कह देता है और अमागी लियम से कहती है कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। और ये सुनने के बाद लियम अमागी से कहता है कि तुम मजाक कर रही हो, जिस पर अमागी मना कर देती है और बताती कि अब आप बड़े हो चुके हो और मेरी वजह से आपकी रेपुटेशन पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है, इसलिए हमारा अलग हो जाना ही सही रहेगा। और लियम उससे कहता है कि मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। अमागी लियम से कहते कि आपको अपना पहला रूल याद ही है कि आपने कहा था कि मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती हूँ, लेकिन मेरी वजह से आपका रेपुटेशन बहुत ही खराब हो रहा है। ये सुनने के बाद लियम उससे कहता है कि मैंने तुम्हें ये कहा था कि तुम अपने मास्टर के सभी ऑर्डर्स को फॉलो करोगी, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। जिस पर अमागी बताती कि सेकंड रूल तब वैलिड होता है जब तक कि पहला रूल तोड़ा नहीं जा रहा होता है, लेकिन मेरी वजह से आपकी रेपुटेशन को हार्म हो रहा है, इसलिए यही ठीक होगा कि हम अलग हो जाएं। और लियम अमागी को उसके थर्ड रूल के बारे में बताता है कि तुम्हें मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करना है और तुम्हारे चले जाने के बाद मैं प्लेनेट रूल नहीं करूंगा और पूरा दिन बस अयासी करूंगा, जिससे कि नेशन की हालत खराब हो जाएगी और हमारे दुश्मन हम पर अटैक कर देंगे। लियम की बातें सुनने के बाद अमागी कहती है कि मैंने उस बारे में सोचा नहीं था और फिर लियम से कहती है कि इसका मतलब हमें साथ में रहना होगा। इस बात से वो खुश हो जाती है और लियम को हक कर लेती है। फिर लियम अमागी से कहता है कि हमें वापस से अपने नेशन में चले जाना चाहिए। उसके बाद वो दोनों वापस से नेशन में आ जाते हैं, जहाँ पर लियम की आर्मी उसका वेलकम करती है। उन सभी को देखने के बाद लियम खुश हो जाता है और वो गाइड को इन सब के लिए थैंक्स कहता है, जो सुनकर गाइड को वापस से दर्द होने लगता है। और इसी के साथ ये एनिमे का सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।